अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, आप कैसे? ऑन वेल। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, लास्ट टॉपिक हमने कहाँ खत्म किया था? सर लास्ट सर ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। चैप्टर 1 चल रहा था ना हमारा? जी सर, चैप्टर 1 पे एंड पे थे हम। चैप्टर 1 सर अंडरस्टैंडिंग हाउ डीप लर्निंग वर्क्स। ओके, ये एसवीएम वगैरह तो नहीं पढ़ा ना अभी हमने, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल वगैरह? नहीं नो सर, सर, अभी लॉस फंक्शन और वेट्स वाला पढ़ा था। ओके, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, ऐसा ही है? जी सर, यहीं तक पढ़ा। यस सर। बेस्ट है। कोई ब्लैक बॉक्स वगैरह कुछ नजर तो नहीं आ रहा? नो सर। ठीक है, अभी आ रहा है सर। हाँ वो मैंने ओपन किया है। अली ने हमें ज्वाइन कर लिया। अली, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, को होस्ट। ठीक है अली, चेक करें आप को होस्ट बन चुके हैं? ओके। सिंपल से हमने टेक्निक सीखी कि न्यूरल नेटवर्क पे हम जब भी काम करेंगे, हम मशीन को देते हैं इनपुट जो कि आपका एक्स होता है, वो पहली लेयर में जाता है, वहां पे डॉट प्रोडक्ट अप्लाई होते हैं। डॉट प्रोडक्ट के साथ आपके वेट्स जनरेट होते हैं। वेट्स क्या था? आपका WNP, जो कि डायनामिकली आपके जनरेट होते हैं, हमें नहीं पता क्या होंगे। आपस में डॉट प्रोडक्ट होता है और उसके अंदर आपकी जो बायस होती है वो प्लस होती है। उससे जो एक नई आपकी मैट्रिक्स बनती है, एक नया टेंसर बनता है। वो जो नेक्स्ट लेयर होती है वो उसका इनपुट बनता है। उसमें भी सेम यही प्रोसेस अप्लाई होता है कि जो भी अब इनपुट आया है फर्स्ट लेयर से, उसके ऊपर क्या होगा, आपके दोबारा से वेट्स जनरेट होते हैं, WNB, और वही यानी आपका उनको हम सम करते हैं एंड फाइनली आप उसको मैप करते हैं, किससे? प्रेडिक्शन करवाते हैं कि ये कितनी यानी आपकी प्रेडिक्शन है, ये X है, Y है, Z है, तो आपकी वो कहलाते हैं प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन होने के बाद आपके पास ट्रू टारगेट वैल्यू होती है, वो वैल्यू जो कि इंसान ने लेबल की होती है। उन दोनों के दरमियान का हम क्या निकालते हैं? फर्क निकालते हैं, जिसे कहते हैं लॉस। लॉस स्कोर जैसे ही हमारे पास आता है तो हमारे पास ऑप्टिमाइजर होता है। इस ऑप्टिमाइजर की जॉब क्या होती है कि ये इसके ऊपर ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजर कहलाता है। ये इसके ऊपर ग्रेडियंट निकालता है। ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप, तो एक स्लोप निकालता है। जो भी वो स्लोप आता है, अभी इसको हम डिस्कस करेंगे कि आपके पास क्या था? पैरागोला था। पैरागोला क्या होता है कि आपका जब भी लॉस आता है किसी एक पॉइंट के ऊपर, हमारा एक लॉस की फर्स्ट आइटरेशन के ऊपर या फर्स्ट इपॉक के ऊपर आपका क्या है? पहला लॉस जनरेट हुआ है, तो हम उसके ऊपर क्या निकालेंगे? डेरिवेटिव निकालते हैं। डेरिवेटिव का एक स्लॉप निकलता है, उस स्लॉप के अगेंस्ट हम WNB की वैल्यू को दोबारा से अपडेट करते हैं और दोबारा आपको वही इनपुट और आउटपुट हम गुजारते हैं। और सेम प्रेडिक्शन का प्रोसेस जब तक चलता रहता है कि जब तक आपका लॉस नियर टू जीरो ना हो जाए। ये बात सबको समझ आ गई? सर मुझे ये पूछना था कि ऑप्टिमाइजर का जो आपने बोला कि ऑप्टिमाइजर तो हम कोई भी यूज कर सकते हैं ना, ग्रेडियंट जरूरी थोड़ी है। बिल्कुल, हमारे पास यानी दूसरे यानी ऑप्टिमाइजर की टाइप है, लेकिन हमें जो बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं अब तक वो ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजर के थ्रू ही मिले हैं। तो हमारे एक्सपेरिमेंट में ज्यादातर जो हमें ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजर को इस्तेमाल करेंगे। स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट होता है, तो स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है, कैसे वर्क करता है? ग्रेडियंट डिसेंट है बैच, मिनी बैच आपका स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट होता है। तो इसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। 3-4 जो ग्रेडियंट डिसेंट की टाइप है वो किस तरह वर्क करते हैं, लेकिन उन सबकी यानी जो टाइप होती है ना वो आपके पैरागोला के ऊपर चल रही होती है, जो कि शुरू में बहुत ज्यादा होती है और आहिस्ता आहिस्ता वो रिड्यूस होकर नियर टू जीरो आती है। ठीक है ना, वो राउंड आपका ब्रैकेट इस तरह चल रहा होता है। ओके ग्रेट। अच्छा, अब इसके अंदर जो आपकी टेक्निक्स हैं, हमने कुछ वर्ड टेक्निकल सीखे थे। ट्रेनिंग लूप, तो ट्रेनिंग लूप हम इसको इपॉक भी कह रहे थे। आपके इपॉक होते हैं, आपका डेटा चलता रहता है और हर इपॉक के ऊपर आपकी लॉस की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। इपॉक का मतलब क्या है कि सारे का सारे डेटा एक दफा पूरे मॉडल से आप गुजारें। अच्छा, जब तक आप ये करते रहेंगे जब तक कि आपके रिजल्ट अच्छे ना आए। जरूरी नहीं है कि इपॉक ही आपके इंपॉर्टेंट है। फिर आप क्या करते हैं? इन लेयर्स को आप कम या ज्यादा करते हैं। लेयर्स के अंदर जो नोट्स होती है उनको कम या ज्यादा करते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल टास्क है। अभी तक ऐसी कोई रिसर्च नहीं है जिससे मैं ये एग्जैक्ट बता सकूं कि नंबर ऑफ लेयर्स कितनी होना चाहिए और हर लेयर के अंदर नंबर ऑफ नोट्स कितनी होना चाहिए।
ये हम कुछ एक्सपेरिमेंट से सीखेंगे जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ पे हमें नॉट्स बढ़ाना चाहिए और कहाँ पे हमें नॉट्स कम करना चाहिए। सर नंबर ऑफ नोट्स का मतलब? अच्छा, नंबर ऑफ नोट्स का मतलब है नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, जो कि आपने देखा था ना फर्स्ट लेयर के अंदर इनपुट लेयर थी, उसके अंदर क्या थे, नंबर ऑफ इनपुट। सेकंड लेयर के अंदर आपके क्या थे, नंबर ऑफ हिडन यूनिट्स के अंदर न्यूरॉन्स थे। अभी क्लियर हो जाएगा, अगर क्लियर नहीं है तो आगे जाके इसको हम बहुत डीपली डिस्कस करने वाले हैं कि न्यूरॉन्स, परसेप्ट्रॉन या नंबर ऑफ नोड्स, इन सब का मतलब क्या होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं डीप लर्निंग की। डीप लर्निंग की अभी तक क्या अचीवमेंट है और इसकी यानी एकदम से बूम किस तरह यानी एकदम से आया है। तो हम अगर बात करें कि ह्यूमन लेवल इमेज क्लासिफिकेशन, अच्छा मैं कह रहा हूँ ह्यूमन लेवल से आगे निकल चुका है। किसी चीज को देख के पहचानना, ठीक है, रिकग्नाइज करना, ये कासिम है, हमजा है, जुनैद है। इंसान धोखा खा सकता है लेकिन कंप्यूटर धोखा नहीं खा सकता, इसका जो लेवल है। इसके एग्जांपल हमने दी थी कि आपके ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर उन्होंने एक रिसर्च की, मॉडल ट्रेन किया और आपके 100 टॉप क्लास डॉक्टर्स जो हैं उनका एक पैनल बिठाया। एक तरफ आपका डीप लर्निंग का न्यूरल नेटवर्क का एक मॉड्यूल है और दूसरी साइड 100 डॉक्टर्स हैं जो कि टॉप अपनी फील्ड के हैं। उन सबको वो इमेजेस दिखाई गई। आपकी यानी मॉडल की जो एक्यूरेसी थी वो आपकी 99.99% आई, जबकि इंसानों की जो आपकी एक्यूरेसी थी उन टॉप 100 डॉक्टर्स की वो 80 के नियरेस्ट आई। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि इंसान से कितना आगे जाके ये इमेज को क्लासिफाई कर सकता है। तो क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम इंसान से कई गुना ज्यादा। ये लिखा है नियर ह्यूमन लेवल, क्योंकि ये किताब जो है 2019 की लिखी हुई है फाइनल, इसका जो वर्जन है। लेकिन अब अगर हम अपग्रेडेशन की बात करें तो इस लेवल पे हम पहुंच गए हैं कि इंसान से कई गुना ज्यादा ये आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है, इमेज क्लासिफिकेशन। दूसरा क्या है, स्पीच रिकग्निशन, आवाज के जरिए लोगों को पहचानना। तो ये जिस तरह आप देखिए, मैं अगर अपनी तस्वीर को म्यूट कर दूं, डिसेबल कर दूं, आप मेरी आवाज से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये कासिम की आवाज है, ये आसिफ की आवाज है, ये अली की आवाज है। तो इंसान जिस तरह आवाज से रिकग्नाइज कर सकता है कि ये किसकी आवाज है, इसी तरह मशीन भी नियर टू ह्यूमन लेवल ये काम कर रही है। मशीन ट्रांसलेशन, ये अच्छा, फिर आपके पास क्या है, नियर ह्यूमन लेवल हैंड राइटिंग ट्रांसक्रिप्ट। तो ये क्या कर रहा है, हैंड राइटिंग जो लिखी हुई होती है, जिस तरह इंसान पढ़ता है हैंड राइटिंग को, इस तरह मशीन पढ़ लेती है। जबकि मैं कह रहा हूँ कि उससे कई गुना ज्यादा अच्छा आपकी मशीन रिकग्नाइज कर सकती है। OCR वगैरह आपने सुनी होंगी एप्लीकेशन, ठीक है। OCR का अंदाजा है किसी को, एनीवन? जी दोस्तों, नो सर बता दी। OCR का नहीं अंदाजा? क्या पूछा आपने? ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन होता है, ठीक है। ऑप्टिकल कैरेक्टर, ये ऑप्टिकल, अस्सलाम वालेकुम सर, ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन कहलाता है। और इसमें मशीन जो है वो ऑप्टिकली किसी भी कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करती है। फॉर एग्जांपल अगर आपका आई स्कैन हो रहा है या थंब स्कैन हो रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें OCR के ज़रिए से ही आजकल चलती हैं। बट सर एक चीज़ जो मैंने इसमें नोट की है वो ये नोट की है कि इसके अंदर जो परफेक्शन लेवल की आप बात कर रहे हैं, सर्टेन मशीन, जैसे जिस इदारे में मैं काम करता हूँ वहाँ पे ऑप्टिकल रिकग्निशन मशीन्स हैं हमारी अटेंडेंस के लिए, सर उनका एक्यूरेसी लेवल इतना अच्छा नहीं है। अच्छा देखिए, मुख्तलिफ यानी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आपकी अटेंडेंस के लिए उन्होंने क्या लगाई हुई, OCR, जो कि आपकी इमेज को रिकग्नाइज करके आपकी अटेंडेंस लगाती है, आपके आई बॉल को रिकग्नाइज करके अटेंडेंस लगाती है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि उन्होंने बैकएंड के ऊपर नेटवर्क कौन सा इस्तेमाल किया हुआ है ना। हम तो डीप लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो अगर हमारा मॉडल डीप लर्निंग का है तो एक्यूरेसी उसकी बहुत अच्छी मिली है। तो हैंड राइटिंग ट्रांसक्रिप्ट जो लिखी हुई है, जो कि अभी हम यानी चैप्टर 2 के अंदर करेंगे भी, एमनेस्ट डेटा सेट है जिसके अंदर आपके पास 70,000 इमेजेस हैं जो कि इंसानों ने अपने हाथ से नंबर्स लिखे हैं। तो नंबर्स को रिकग्नाइज करना, किसी भी फॉर्म में आप नंबर्स को लिखें, मशीन उसको बहुत आसानी से पहचान लेगी, ये 5 है, 7 है, 78 है। तो ह्यूमन लेवल ट्रांसक्रिप्ट हैंड राइटिंग डिजिट जो है ये बहुत आसानी से ट्रांसक्राइब कर सकती है। अच्छा, फिर हम बात कर रहे हैं इम्प्रूव मशीन लर्निंग। अब्दुल्ला जुबैर, do you want to ask something? यस सर, एक क्वेश्चन था आपसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा बोलें। सर ये न्यूरल नेटवर्क के बारे में आप एक मर्तबा डिफाइन कर देंगे
ब्रीफली में जो है मतलब न्यूरल नेटवर्क का मेन कॉन्सेप्ट है क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इससे हमें मतलब क्या मतलब इसकी परफॉर्मेंस और इसके क्या एडवांटेजेस हैं। ठीक है अब्दुल्ला। अच्छा अब्दुल्ला, आपको चाहिए कि हमारी जो पहली और दूसरी क्लासेस है ना डीप लर्निंग के ऊपर, आप उसको जरा ना गौर से देखें, उसको सुने। तो प्रीवियस वाली जो क्लास है उसके अंदर हमने इसी को डिस्कस किया है कि न्यूरल नेटवर्क क्या है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, तो इसको आपको प्रीवियस जो हमारी क्लास है ना उसको देखना पड़ेगी। उसके अंदर ये बहुत डीपली हमने सिर्फ टोटली डिस्कस किया है कि न्यूरल नेटवर्क क्या है और उसके क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, अच्छा चलें हम आगे चलते हैं। फिर हम बात कर रहे हैं इम्प्रूव मशीन लर्निंग ट्रांसलेशन। देखिए मशीन ट्रांसलेशन क्या है, गूगल ट्रांसलेशन आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में बहुत आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये आपकी बहुत इम्प्रूव हुई। यानी पहले जो आपकी यानी होती थी चाइनीज से उर्दू या इंग्लिश, तो कोई सी भी स्ट्रक्चर में आप जान देते हैं, वहां पे थोड़ी सी चीजों को समझना मुश्किल होता था। न्यूरल नेटवर्क क्या कर रहा है, देखें न्यूरल नेटवर्क जिस तरह इंसान चीजों को सीखता है ना, ग्रामेटिकली जो उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं वो उसके जहन में बैठ जाते हैं। अब वो जो भी आपका सेंटेंस है पास्ट का फ्यूचर का, वही टेंस यानी वो मैप करता है दूसरी लैंग्वेज के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मशीन लर्निंग भी यही करती है कि एक लैंग्वेज के जो ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर है वो लर्न करती है और आपको उसको मैप करना होता है दूसरी लैंग्वेज के ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर के ऊपर। तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती है एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए। तो बहुत इसकी अच्छी इंप्रूवमेंट हुई, आप देख सकते हैं एग्जाम्पल आपके पास गूगल ट्रांसलेशन मौजूद है। इम्प्रूव टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जेशन। तो टेक्स्ट से आप कन्वर्ट करते थे स्पीच में, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जेशन, इसको इम्प्रूव किया गया। ह्यूमन लेवल तक हम नहीं पहुंचे। डिजिटल असिस्टेंट सच एज गूगल नाउ, अमेजोन एलेक्सा, ठीक है, बाइडू और बहुत सारे आपके पास हैं। स्मार्ट स्पीकर जो आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, गूगल असिस्टेंट आपके मोबाइल के अंदर एंड्रॉइड के अंदर है, होम बटन प्रेस करके रखें, देन आप जो भी उसको सर्च करने का बोलते हैं, कॉन्टेक्ट ओपन करने का बोलते हैं, कॉल बैक करने का बोलते हैं, वो सारे काम गूगल असिस्टेंट परफॉर्म करता है। तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। स्मार्ट स्पीकर इस वक्त दुनिया की यानी बहुत अच्छी एग्जाम्पल है कि आप बोल के अपने एसी को, अपने फ्रिज को, जो भी आपने आईओटी के जरिए इंटीग्रेट किया है स्मार्ट होम के अंदर, आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। ह्यूमन लेवल ऑटोनोमस ड्राइविंग, तो ह्यूमन लेवल तक पहुंच गए जब इन्होंने ऑटोनोमस कार वगैरह जो है मार्केट में लॉन्च कर दी है। अच्छा बहुत सारी चीज़ें हैं कि उनकी यानी एक्यूरेसी वगैरह में कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम है क्योंकि मॉड्यूल है और मॉड्यूल की एक्यूरेसी हमेशा इंप्रूव होती रहेगी, तो कहीं ना कहीं मसले मसाइल तो आएंगे। इम्प्रूव एड टारगेटिंग, तो गूगल क्या करता है, टारगेटिंग मार्केटिंग। गूगल के अलावा फेसबुक और बाइडू और बेशुमार आपके पास यानी कंपनीज हैं जो कि क्या करती है, टारगेटिंग मार्केटिंग। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। टारगेटिंग मार्केटिंग क्या है, देखिए फेसबुक कासिम के बिहेवियर को जानता है, फेसबुक अली के बिहेवियर को जानता है, फेसबुक अब्दुल्ला के बिहेवियर को जानता है। ये तीन बंदों के बिहेवियर अलग हैं, उनके बाइंग करने के स्टाइल, पैटर्न या कोई भी एक्टिविटी, चीजों को लाइक या डिसलाइक करने का जो पैटर्न है, तीनों का मुख्तलिफ है। तो फेसबुक मेरे पैटर्न के मुताबिक मुझे सजेस्ट करेगा कि इस चीज के ऊपर क्लिक करेगा या नहीं, और इसी तरह इन दो बंदों को अलग अलग वो टारगेट करेगा। तो टारगेटिंग मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस पार्ट के अंदर। इम्प्रूव सर्च रिजल्ट, गूगल ने इसको बहुत अच्छा यानी आप इसकी एग्जांपल मौजूद है, डीप लर्निंग इसमें इस्तेमाल हो रही है। एबिलिटी टू आंसर नेचुरल लैंग्वेज क्वेश्चन, तो जनरल लेवल जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि मैं आपसे यानी कोई भी क्वेश्चन करता हूँ किसी भी कंट्री से रेलेवेंट, तो जनरल लेवल जो क्वेश्चंस हैं उनकी एबिलिटी अभी बिल्ड हुई, आप देख सकते हैं। तो मशीन डीप लर्निंग के पास इतनी यानी ताकत है कि वो एनएलपी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको आंसर दे सकती है। और इसकी एग्जाम्पल स्मार्ट स्पीकर ही है आपके पास, आप उससे नेशनल लैंग्वेज कोई भी क्वेश्चन करें वो आपको रिप्लाई करेगी। ऐसा है या नहीं? करके देखा ये प्रैक्टिकल? बिल्कुल ठीक है, ये प्रैक्टिकल और भी आप करके देखिएगा। यस सर। अच्छा फिर आखिरी ये कह रहा है सुपर वुमेन गो प्लेइंग। गेम के मामले में अगर मैं बात करता हूँ ना, हमारे पास एक गेम है, उसका नाम क्या था, गो के नाम से एक गेम बनाया गया है, अल्फा गो, चाइनीज गेम था। बिल्कुल, जैसे आपकी यानी शतरंज होती थी ना, शतरंज इंसान यानी खेलता है, उसकी बहुत सारे पैटर्न हैं। तो मशीन को ट्रेन किया गया उन तमाम पैटर्न पे कि जब सामने वाला ये चाल चलता है तो उसके अगेंस्ट आपको ये चाल चलनी है। मशीन क्या कर रही थी, सीख रही थी।
उसको मैंने दुनिया के जो एक्सपर्ट तरीन लोग थे उनके अगेंस्ट कंपटीशन जो होने वाले थे वो मैंने दिए, एक जीतने वाले एक हारने वाले। हमें मशीन को जितवाना था तो हमने हारने और जीतने वाले दोनों उसको मॉडल दी, फिर हमने उसको ट्यून कर दिया कि भाई उसको जीतना है। तो वो सारे के सारे पैटर्न जो दुनिया के यानी टॉप क्लास लोग खेलते थे वो उसने सीख ली। फिर इसकी यानी जो लेवल है ना, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, वो इस कदर बढ़ गया कि इसके सामने दुनिया के किसी भी इंसान को बैठा दो वो इसको हरा नहीं पा। तो कह रहा है सुपर ह्यूमन गो प्ले। तो इस तरह की यानी गेम्स वगैरह के अंदर सुपर ह्यूमन लेवल की आपने इसको एबिलिटी दे दी, ये सारी की सारी चीजें। अच्छा, अब ये कह रहा है कि डोंट बिलीव द शॉर्ट टर्म हाइप। डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर मैं बात करता हूँ, इसकी हाइप बहुत सारे डिकेड, बहुत सारे दौर के अंदर उठी। अब वो दौर की यानी मुख्तलिफ यानी ईयर्स ये बताएगा, जैसे 1960, 1967, 1970 और इसी तरह और फर्दर 1980 तक के दरमियान ये चीज़ें इनकी जो बूम है 85 और 90 तक इनके अंदर आई। ये क्या है हाइप का मतलब क्या है? मशीन लर्निंग जैसे ही दुनिया में मुतारिफ करवाए गए कि भाई पहले जो रूल्स थे इंसान लिखता था, अब हम कह रहे हैं कि यार आपके पास डेटा मौजूद है, ऑर्गेनाइजेशन के पास बेशुमार डेटा, बैंक के पास बेशुमार डेटा है, उस डेटा से हम रूल्स फाइंड कर सकते हैं। पूरी दुनिया ट्रैक हुई यार, एक नया दौर आया कि हम डेटा से पैटर्न फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हाइप थी। फिर पता चला कि यहाँ पे क्या था कि टैबुलर डेटा पे आप बहुत अच्छे काम कर रहे थे, लेकिन परसेप्शन प्रॉब्लम जब आई, परसेप्शन प्रॉब्लम क्या थी? इमेज को देख के ये बताना कि इस इमेज के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है। परसेप्शन प्रॉब्लम, तस्वीर को देख के उसमें आइडेंटिफाई करना कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो ये परसेप्शन प्रॉब्लम थी। तो पता चला आपके मशीन लर्निंग के जो पुराने एल्गोरिथम है वो तो उसके ऊपर काम ही नहीं कर सकते। अच्छा, ये काम ना करने से मुराद कर सकते थे, लेकिन उसके लिए आपको इमेज प्रोसेसिंग करना पड़ती थी। फीचर इंजीनियरिंग याद है जी दोस्तों? फीचर इंजीनियरिंग यस सर, याद है। क्या होती है फीचर इंजीनियरिंग? सर उसमें जो पिक्चर की जो ना फीचर्स जो हम निकालते हैं, एजेस हो गए, शार्पनेस हो गई, सरफेस हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है अली, तो इमेज प्रोसेसिंग आपको करना पड़ती थी। लाइक कासिम को अगर देख रहे हैं, कासिम की आंख, नाक, कान, ये तमाम चीजें आपको इमेज से निकालना पड़ेंगे। उसका एक मैट्रिक्स बनेगा, उसका एक वेक्टर बनेगा नमपाई, और वो नमपाई एरे जो आपको है मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम को देना पड़ेगा, उससे वो सीखेगी। तो यहाँ पे फीचर इंजीनियरिंग करना बहुत ही मुश्किल तरीन काम था। अगर मैं इसे बात करूं कासिम और अली को आइडेंटिफाई करने के लिए कितने फीचर्स होंगे, आप मुझे 500, 1000 या 10,000 फीचर्स गिनवा सकते हैं कि ये फीचर्स होंगे। तो उन फीचर्स को मैनुअली निकालना, एक्सट्रैक्ट करना एक अपनी अलग साइंस थी। तो इस वजह से एक वक्त आया और इसके ऊपर काम करना रुक गया। तो एक हाइप जनरेट हुई थी कि यार मशीन लर्निंग के जरिए आप सारे के सारे काम कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम एक जगह पे आके आप स्टक होगा। वो स्टक कहाँ पे हुए आप? के फीचर इंजीनियरिंग यहाँ पे आपको मैनुअल करना पड़ रही थी। तो आगे फिर एक्सपर्ट लेवल की तरफ हम मूव हुए। एक्सपर्ट लेवल क्या हुआ कि हम देखिए यहाँ पे हम स्टक हुए। अब एक जगह के ऊपर आके मशीन लर्निंग की हाइप हुई, लेकिन यहाँ पे आके आप क्या होगा? स्टक होगा, फंस गए, आगे आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि एल्गोरिथम इस काबिल ही नहीं है कि वो खुद चीजों को फाइंड कर सके। तो हाइप इस तरह आपकी उठी थी। फिर उसके बाद आपके पास सिंबॉलिक एआई की हाइप उठी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी। सिंबॉलिक एआई क्या थी? प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामर्स की बहुत डिमांड बढ़ी। प्रोग्रामर्स क्या है कि भाई हर चीज जो सोच सकता है इंसान और लिख सकता है वो सिंबॉलिक एआई के जरिए आप उसको दे सकते हैं। एक्सपर्ट सिस्टम बनाए गए। तो एक्सपर्ट सिस्टम यही है, लोगों की जो एक्सपर्ट लोग थे उनकी लॉजिक आपने फाइंड की और उसके जरिए आपने इफ एल्स लिख के बहुत सारे प्रेडिक्शन के और बेशुमार चीजें ऐसी बनाई, सॉफ्टवेयर जिनसे दुनिया को फायदा हो, चाहे वो सर्चिंग का हो या XYZ कोई भी हो। तो क्या हुआ? एक हाइप उसकी उठी। तो मुख्तलिफ दौर में आपकी हाइप उठी, जनरेट हुई है मशीन लर्निंग के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है? वो शॉर्ट हाइप होती है। शॉर्ट हाइप का मतलब क्या था कि वक्ती तौर से स्टार्ट होती है, लोग 5 साल 10 साल उसके ऊपर बहुत ज्यादा वर्क करते हैं, लेकिन कहीं आके स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं, उसके बाद वो चीज रुक जाती है, उसकी प्रोग्रेस रुक जाती है। फिर ये कह रहा है कि भाई हमें डीप लर्निंग की जो ये हाइप है मशीन लर्निंग की, ये शॉर्ट हाइप के ऊपर आपको बिलीव नहीं करना। हो सकता है बहुत लंबा दौर हो जो हमें गुजारना है, बहुत लंबा दौर हो जो हमें स्पेंड करना है इनको सीखने के लिए, लेकिन ये आपसे वादा है कि डीप लर्निंग की जो प्रोग्रेस है वो बहुत अच्छी रहेगी। उसकी वजह
क्योंकि मशीन लर्निंग के जितने एल्गोरिथम थे उनके अंदर फीचर इंजीनियरिंग हमें खुद करना पड़ती थी। फीचर इंजीनियरिंग यानी एक एक चीज हमें खुद बताना पड़ती थी, चाहे वो इमेज डेटा हो, चाहे वो ऑडियो डेटा हो, चाहे वो टैबुलर डेटा हो, चाहे वो ग्राफ डेटा हो, कोई भी डेटा हो, उसके जो इनपुट हैं, उनके जो फीचर्स हैं, वो हमें खुद सिलेक्ट करना पड़ते थे। ये प्रॉब्लम थी मशीन लर्निंग में। डीप लर्निंग हमें क्या फायदा दे रही है? किसी भी टाइप का डेटा हो, आप उसको नंबर में, टेंजर में कन्वर्ट करें, मशीन को दे दें। अब मशीन जाने और उसका काम, वो फीचर इंजीनियरिंग भी खुद करेगी, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो भी खुद फाइंड करेगी। तो आपकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी फीचर इंजीनियरिंग, वो मशीन ने यानी डीप लर्निंग ने दूर कर दी। तो न्यूरल नेटवर्क का सबसे बड़ा फायदा जो है वो यही है कि यहाँ पे आपको फीचर इंजीनियरिंग नहीं करना पड़ती। अच्छा, नहीं करना से मुराद ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं करना पड़ती, करेंगे तो अच्छे रिजल्ट आएंगे कम डेटा से, नहीं करते तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली इस काम को खुद परफॉर्म करेगी। ये बात क्लियर है? जी दोस्तों। जी सर। अच्छा, फिर शॉर्ट हाइप की बात ये कह रहा है। सर क्लियर है। ठीक है, ये देखिए ये क्या हाईलाइट हुआ हुआ है, ह्यूमन लेवल जनरल इंटेलिजेंस। ये कुछ याद है? एआई फॉर एवरीवन में आपने पढ़ा था जी, ह्यूमन लेवल जनरल इंटेलिजेंस का कुछ पता है? हाँ, क्या था ये सर? जनरल इंटेलिजेंस वही है जो रोबोट, मतलब जो ना कोई भी रैंडम टास्क, कोई भी टास्क दे उसको वो कर ले, उसके पहले से ही प्रोग्राम ना किया हो गया हो, मतलब खुद ही करता जाए जो भी टास्क दे, तो तमाम चीजें एक साथ कर ले, एक ही मॉडल को ट्रेन करे, वो तमाम चीजें करे। ओके, ग्रेट, बिल्कुल सही कहा आपने। हर वो काम, सिंपल सी डेफिनेशन, हर वो काम जो कि इंसान कर सकता है, अगर वो मशीन करने लग जाए तो हम उसको कहते हैं जनरल इंटेलिजेंस। अच्छा, अभी हम इससे बहुत दूर हैं, ठीक है, हम इस लेवल पे नहीं पहुंचे कि जनरल इंटेलिजेंस जो हम बात कर रहे हैं वो मशीन से परफॉर्म करवा सकें, तो हम अभी इस लेवल से बहुत दूर हैं। लेकिन कोशिश की जा रही है कि हम यहाँ तक पहुंचे। हो सकता है 10 साल, 1000 साल, हमें नहीं पता कितने टाइम लगेगा, लेकिन पहुंचेंगे जरूर। ठीक है, कोशिश है, 100% श्योरिटी नहीं है, यह सिर्फ एक प्रेडिक्शन है कि हम पहुंचेंगे, कोशिश है। ओके, तो फिर ये आपको कह रहा है भाई डिसअपॉइंटेड नहीं होना आपको, ये बहुत सारे दौर आए, विंटर्स आए, ठीक है, तो हम एआई के विंटर भी इन्हें कहते थे, जो मुख्तलिफ दौर के अंदर आए। कह रहे हैं देखें एआई विंटर, तो बहुत सारे एआई विंटर हमारे पास आए, ठीक है, उनके अंदर मुख्तलिफ आपकी यानी रिसर्च की गई, मुख्तलिफ काम किए गए, मुख्तलिफ आपकी अचीवमेंट थी, लेकिन ऊपर आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमने ये सारी की सारी चीजें अचीव कर ली, तो इस लेवल तक हम आ चुके हैं। तो इसका मतलब है अब आपकी एक हाइप न्यू जनरेट हुई है। 2012 के बाद ग्राम बेल इसके ऊपर, यानी जॉन हिंटन वगैरह ने भी बहुत सारे काम किए हैं, एलएसटीएम वगैरह के ऊपर, इमेज के ऊपर किए हैं, CNN कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क। तो CNN जैसे ही आया ना, उसने कंप्यूटर विजन की दुनिया में न्यूरल नेटवर्क को डिफॉल्ट कर दिया। यानी अगर आप इमेज प्रोसेसिंग के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, इमेज में से किसी भी चीज को क्लासिफाई करवाना या कोई भी चीज फाइंड करना, वो सारे काम CNN बहुत आसानी से परफॉर्म कर सकता है। तो ये क्या थी आपकी रेनोवेशन आपकी आई। इसके अलावा फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हार्डवेयर जो होते हैं ना, वो आपके इतने फास्ट नहीं होते थे, सीपीयू बेस्ड थे। तो आज के सबसे अच्छा सीपीयू बेस्ड सिस्टम भी मैं उठाऊं और उसके ऊपर न्यूरल नेटवर्क चलाऊं और बिग डेटा उस पर आ जाए तो बड़ी प्रॉब्लम आती, नहीं कर पाएगा उसको, प्रोसेस स्लो करेगा, प्रोसेस करेगा लेकिन बहुत स्लो करेगा। तो उस वक्त तो इस लेवल के भी आपके पास क्या नहीं थे, प्रोसेसर नहीं थे। 2012 के अंदर क्या हुआ कि आपका एनवीडिया ने क्या किया, वैसे 2007 के अंदर एनवीडिया ने अपने जीपीयू बनाना स्टार्ट किए थे। इसने 2010 के अंदर कोडा के नाम से एक लाइब्रेरी लिखी जो कि सपोर्ट करती थी किसको, आपकी प्रोग्रामिंग इंटरफेस को, यानी वो काम जिसके अंदर आप यानी कोई नंबर्स हैं, कोई टेंजर्स हैं, उनको आपस में मल्टीप्लिकेशन करवाना। तो जीपीयू तो पहले तस्वीर पे काम करता था, लेकिन फिर क्या हुआ, उन्होंने एक कोडा के नाम से एक लाइब्रेरी, एक कोड लिखा। कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? अजमल, आपको म्यूट करना पड़ेगा प्लीज। कोई क्वेश्चन हो हैंड रेज कर दें, देन मैं आपसे आस्क कर लूंगा जी। तो हम बात कर रहे थे किसकी, कोडा क्या है आपका, एनवीडिया ने अपना एक लाइब्रेरी इंट्रोड्यूस करवाया। उस इंट्रोड्यूस में इन्होंने क्या किया कि प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करना स्टार्ट कर दी। पहले जो आपका जीपीयू होता था वो सिर्फ आपकी जो इमेजेस हैं, जो आपकी वीडियोस हैं, 3D इमेजेस हैं,
उनको सपोर्ट करता था, उनको रेंडर करता था। 2010 के अंदर इन्होंने कोडा के नाम से अपनी एक लाइब्रेरी लिखी और उसका क्या फायदा हुआ? उसका हमें ये फायदा हुआ कि वो प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। वो काम यानी मिलियंस ऑफ नंबर जो कि हमारा कंप्यूटर अगर परफॉर्म करे तो वो उसको लाइक 4 घंटे में या 5 घंटे में करे, ये 2-3 सेकंड में उसको परफॉर्म कर रहा है। तो अब आपकी दुनिया में एक नई क्या आ गई? इनोवेशन आ गई। और वो इनोवेशन क्या है कि आपका कंप्यूटर अब बहुत फास्ट नंबर्स को कैलकुलेट कर सकता है। तो पहली चीज आपके पास CNN आया, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क। अच्छा, ये पहले से मौजूद था लेकिन इसमें कुछ इंप्रूवमेंट की गई है। फिर दूसरा फायदा क्या हुआ आपका? जी दोस्तों, दूसरा फायदा क्या था? सर टेंजर्स जो है कैलकुलेट होने लगे कोडा के थ्रू, जो उन्होंने कोडा वाली लाइब्रेरी बनाई। ठीक है, तो बस ये आपको याद रखना है। 2010 के अंदर कोडा के नाम से इन्होंने एक लाइब्रेरी लिखी है जो कि सपोर्ट करती थी नंबर्स की कैलकुलेशंस को। तो फिर यही फायदा हुआ कि 2012 के अंदर जो हमारे यानी CNN के यानी एक्सपर्ट लोग थे, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की। तो रिसर्च करने के बाद इनको पता चला कि भाई अच्छा, इनकी एक्यूरेसी जो है वो यानी पहले आपकी एक्यूरेसी थी कितनी, लाइक 80, 85, 87, ये डायरेक्टली इन्होंने 10% एक्यूरेसी बढ़ा दी, यानी 97 पे लिया। बहुत बड़ी बात होती है, आप 1 या 2 एक्यूरेसी भी बढ़ा देना आपकी PhD हो जाती। इन्होंने तो 10 एक्यूरेसी बढ़ा दी। तो इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और दुनिया फिर इस तरह यानी मुखातिब हुई कि यार मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के जरिए आप इमेज क्लासिफिकेशन के ऊपर इतना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप देखें इमेज क्लासिफिकेशन पे कितनी सारी चीजें हैं। तो फिर हम कह रहे हैं कि ये एक विंटर है, तो विंटर हो सकता है कि आपकी यानी एकदम से डीप लर्निंग के ऊपर लोग काम करें, सीखें, इसके ऊपर PhD करें, रिसर्च करें, लेकिन किसी पॉइंट पर आके स्टक हो जाए, फिर वो काम रुक जाए। लेकिन फिर ये कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म, तो अगर लॉन्ग टर्म की हम बात करें तो आप रुकने वाले नहीं। जी, कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? एहसान, मोहम्मद एहसान BU जी, आपने अपने आप को अनम्यूट किया हुआ, बोलें। नहीं, आपकी आवाज, चलें आपको मैं म्यूट कर देता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन आंसर को हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा जैसे मैं आपको यानी कहा करूं उस वक्त आप पूछें, ठीक है? तो जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, और अगर कुछ करना हो तो यानी हैंड रेस करके आप क्वेश्चन क्विक कर लिया करें, ठीक है? वरना अनम्यूट ही रखें। असल में होता ये कि आप अपने आप को अनम्यूट करते हैं ना, तो आपका बैकग्राउंड साउंड सबको सुनाई दे रहा होता है और आपको नहीं पता चल रहा होता, आपकी आवाज सब सुन रहे हैं, ठीक है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ तक? विंटर समझ आ गया? जी सर, विंटर समझ में आ गया। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब ये विंटर की ना कहानी आप पढ़ लेंगे कि 1960 में सबसे पहले यानी एक यानी नई आपके पास विंटर के मशीन लर्निंग की यानी क्या डेफिनेशन हैं पॉइंटर्स में से, ठीक है? पॉइंटर्स किसे कहते हैं? जो कि बुनियादी या स्टार्टिंग चीज़ों को सोचते हैं। तो किसी भी चीज़ को दुनिया में पहली बार जो सोचता है वो क्या कहलाता है? पॉइंटर, उस चीज़ का। तो ये पॉइंटर्स में से हैं ये, इन्होंने जो इसके ऊपर सोचा था मार्विन मिन्स्की, ठीक है? उन्होंने क्लेम किया था जनरेशंस वगैरह के ऊपर, ये पढ़ लिएगा, छोटी छोटी कहानी है। ओके, अब हम बात करते हैं AI प्रॉमिस। तो अभी मैंने जो इतनी लंबी कहानी कही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रॉमिस है। क्या प्रॉमिस है? लॉन्ग शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म प्रॉमिस है कि आपकी बहुत सारी अचीवमेंट दुनिया को ये देगा। इसकी ना देखिए एग्जाम्पल दे रहे हैं। 1990 की दिहाई की अगर हम बात करते हैं इंटरनेट, तो इंटरनेट की भी हाइप इसी तरह उठी थी। अच्छा, इंटरनेट लोग यानी इतने ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दुनिया ऐसे ट्रांसफॉर्म हुई। आज हम इंटरनेट के बिना अपनी कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते आज की दुनिया में। यानी दुनिया को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर दिया है कि पहले आपके डाक खत लिखे जाते थे, अब ईमेल के ऊपर काम हो जाता है। अप्रूवल के लिए बहुत टाइम आपको इंतजार करना पड़ता है कि डाक कब वापसी आएगी। यहाँ पे उसी वक्त आपने एक ईमेल बनाई, अपने बॉस को सेंड की, अप्रूव, देन आपने उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर दिया। तो इंटरनेट के जरिए ट्रांसफॉर्मेशन, पहले चीजें ढूंढने के लिए किताबें लाइब्रेरीज में आपको जाना पड़ता था, इंटरनेट के थ्रू आपको एक गूगल करते हैं वो चीज आपको मिल जाती है। आपकी लाइफ को टोटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। इसी तरह और बेशुमार चीजें, अभी जैसे कोविड की वजह से पहले जितने भी आपकी मीटिंग्स होती थी, क्लासेस होती थी, पढ़ाते थे, वो फिजिकल लोकेशन पे होती थी। अब देखिए पूरी दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया।
पूरी दुनिया अब जूम के ऊपर या इसी तरह की जो जूम मीटिंग टाइप सॉफ्टवेयर्स हैं उनके जरिए आपकी जो भी मीटिंग्स हैं, एक्टिविटीज हैं जो फिजिकल हुआ करती थी उनको कंडक्ट कर रही। तो दुनिया को इंटरनेट ने पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर दिया। आज मैं बिना इंटरनेट के 10 मिनट भी नहीं रह सकता। तो इंटरनेट की आप अहमियत को पहचाने कितनी ज्यादा। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी और बहुत सारी चीजें आई हैं, तो इसको भी हम क्या कह रहे हैं, न्यू इलेक्ट्रिसिटी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो क्या है, न्यू इलेक्ट्रिसिटी। ये इंसान की जिंदगी को पूरी तरह चेंज कर देगी। इसकी एग्जाम्पल, पहले आप कोई भी चीज बंद करते थे, खोलते थे, वो खुद जाके मैनुअली बटन या स्विच ऑन ऑफ से आप उसको करते हैं। अब इन फ्यूचर आप देखेंगे तमाम के तमाम जो घर होंगे वो क्या होंगे, स्मार्ट होम। स्मार्ट होम का मतलब है जिस जगह पे आप जाएंगे वहां की लाइटें जल जाएं, आप बोलें ऐसी बंद हो जाए, आप यानी दुनिया में कहीं पे भी हो अपने घर की तमाम एक्सेसरीज को आप कंट्रोल कर सकते हैं स्मार्ट होम। तो पहले यानी फीचर्स नहीं थे, अब ये आपके पास एआई के जरिए आपको मिलेंगे। ड्राइवरलेस कार की बात करते हैं, मशीन ट्रांसलेशन की बात करते हैं, फेस रिकग्निशन की बात करते हैं। तो इतनी सारी एप्लीकेशंस हैं जो कि हम मशीन लर्निंग के जरिए क्या करेंगे, चेंज करेंगे, डीप लर्निंग के जरिए चेंज करेंगे। तो दुनिया के रहने के तरीके को टोटली ट्रांसफॉर्म कर देगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, और आपकी एग्जांपल दे रहा है कि इस वक्त भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत सारी चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अमेज़न की सर्च पे चले जाएं या गूगल फोटोज के ऊपर जाएं, सिंपल लिखें बर्थडे, ठीक है, कभी करके देखा। अगर आपने गूगल फोटोज के ऊपर अपनी फोटोज सेव की हुई है, आप सिंपल लिखें बर्थडे, वेकेशन, तो वो क्या करेगा, बर्थडे या वेकेशन की जितनी पिक्चर्स होंगी बेस्ड ऑन योर बैकग्राउंड एनवायरनमेंट जो इस पिक्चर के अंदर है उसको सर्च करके ले आएगा। तो ये चीजें पहले पॉसिबल नहीं थी। मैं अगर आपको कहूं कि बर्थडे की जितनी इमेजेस हैं वो सर्च करके दो, वेडिंग की जितनी इमेजेस हैं वो सर्च करके दो, इंसान को मैनुअली एक एक तस्वीर देख के वो फाइंड करना पड़ती थी। अब आप अपने स्मार्टफोन की एग्जांपल ले लें यार, जो आपके पास मौजूद है, उसके अंदर एआई यानी बेस आपकी क्या है, फिल्टरिंग टीवी है। तो आप यही इमेज बर्थडे सर्च करें, आपको मिल जाता है। ठीक है, किए ये चीजें इस्तेमाल आप लोगों ने? जी सर, कैमरा में एआई का ऑप्शन आता है, फिर उस पे जिस पे साइड डायरेक्शन करो ना उस चीज का बता देता है, वो डॉक्यूमेंट है, ट्री है, ह्यूमन है। बिल्कुल ठीक है, गैलरीज के अंदर भी आता है। बिल्कुल, गूगल लेंस हो गया आप इस्तेमाल करते हैं, वो आप उसके ऊपर किसी भी चीज के ऊपर पॉइंट आउट करें, वो आपको बताएगा ये चीज क्या है, उसकी डिटेल आपको बताएगा। गैलरी के अंदर आपकी जो फोटो की गैलरी है उसमें आप सर्च करें इसी टाइप बर्थडे या कोई भी यानी आप वर्ड लिख के कीवर्ड, उससे वो आपको सर्चिंग प्रोवाइड करेगा। अच्छा, अब ये कह रहा है कि अभी हम टोटली ट्रांसफॉर्म नहीं हुए। अगर मैं बात करूं कि डॉक्टर जो है, अभी डॉक्टर तमाम चीजें जो प्रेडिक्ट करता है, चीजें देखता है, रिपोर्टिंग देखता है, रिपोर्ट देखता है, वो मैनुअल देखता है। इसके लिए उसका असिस्टेंट होना चाहिए मशीन लर्निंग का, कि वो सिर्फ स्कैन करे, उसका डॉक्यूमेंट क्या हो, रीड हो और उसकी क्विक समरी बता दे कि इसको ये चीजें, यानी वो पॉइंट्स जो कि डॉक्टर नोट करके खुद निकालता है और फिर उसकी बेस के ऊपर उसको प्रिस्क्रिप्शंस वगैरह लिख के देता है, वो खुद वो फाइंड कर दे। तो उसके सामने जैसे ये आ जाए, उसकी रिपोर्ट पढ़ के कि इसको क्या यानी टैबलेट रिकमेंड करना चाहिए, कौन सी यानी आपकी क्या नाम है, इसको ड्रग्स या जो भी उसकी यानी टैबलेट्स वगैरह हैं वो हम यानी उसको सजेस्ट करें। तो ये सारे काम इन फ्यूचर आप देखेंगे एआई डॉक्टर होगा। ठीक है, तो हम इन चीजों में, आपकी जो कार है एक जगह से दूसरी जगह आप जाएंगे तो वो किसके जरिए जा रहे होंगे, आप ड्राइवरलेस कार के जरिए जा रहे होंगे, डॉक्टर्स वगैरह आपके यानी होंगे और बेशुमार चीजें हैं। तो ये इसने भाई देखें लॉन्ग टर्म प्रॉमिस है इसका, शॉर्ट टर्म प्रॉमिस नहीं, लॉन्ग टर्म इंसान की जिंदगी को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर देगा। ठीक है, तो इसमें कोई मुश्किल? नो सर, नो सर। ठीक है, ये देखिए हाईलाइट पढ़ ले, डोंट बिलीव द शॉर्ट टर्म हाइप। तो हमें शॉर्ट टर्म पे नहीं करना, आपको फोकस होना है, चीजों पे काम करना है। अभी हमने यानी देखा था मैकेंजी ग्लोबल, तो मैकेंजी ग्लोबल के मुताबिक 2030 तक आपकी जो यानी क्या नाम है वैल्यू जनरेट होगी, प्रॉफिट जनरेट होगा एआई के जरिए, वो कितना था 13 ट्रिलियन। 0.08 ट्रिलियन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहां से जनरेट हो रहा होगा, कौन सी इंडस्ट्री से, याद है? नहीं, एआई से सर। नहीं, एआई के अंदर सब टोटल एआई से 13 ट्रिलियन हो रहा है ना, तो 0.08 ट्रिलियन डीप लर्निंग से
मेडिकल सेल एंड परचेज जो आपकी चीजें हैं, सेल एंड रिटेल जिसे हम कहते हैं रिटेल, मार्केटिंग नहीं रिटेल जिसे हम कहते हैं, रिटेल में कोई भी चीज आप खरीदते और बेचते हैं। तो रिटेल इंडस्ट्री को ना बहुत सबसे ज्यादा जो आप प्रॉफिट कमाएंगे ना रिटेल से कमाएंगे। आप देखें ना, फेसबुक आपको जो चीजें बेच रहा है, दराज जो आपको चीजें बेच रहा है, जिसका जो मतलब है ना इंसान को उसकी मतलब की चीज दिखाई जाए, उसको लेना भी ना हो ना वो ले लेगा। ठीक है, ये ट्रू एग्जाम्पल है। आपकी पसंद की चीज आपके सामने आ जाए, आपके पास पैसे भी ना हो, आप बोलेंगे यार ये मुझे लेनी है, मुझे इतने अरसे से इस चीज की तलाश थी। तो अगर आप कस्टमर को उसकी नीड के मुताबिक चीज दिखा दें तो ये श्योरिटी है यार वो खरीदेगा। कस्टमर का टाइम बचता है, टाइम सेविंग होता है और बेशुमार चीजें। तो आप देखो, अगर आप रिकमेंडेशन इंजन, यानी मैं अभी से आपको कह रहा हूं कि आप अपना टारगेट बना लें। अगर आपको अपनी इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, रिटेल को मार्केट करना है, बेचना है ना चीजें, तो उसके लिए आप किसके को टारगेट कर रहे हैं? रिकमेंडेशन इंजन। रिकमेंडेशन इंजन बनाए आप, और किसी भी यानी रिटेल कंपनी में एप्लीकेशन के ऊपर आप उसको लगा दें। आप अपनी उस ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस को टोटली ट्रांसफॉर्म कर देंगे। फिर देखें आपके किस तरह फिर अप्रेजल वगैरह लगते हैं। तो अगर आप किसी भी कंपनी में जहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल कोई चीज सेल या परचेस होती है, वहाँ पे यूजर्स आते हैं, उनको रिकमेंडेशन इंजन बना दें। ठीक है, तो ये आप लोग को करना है, तो टोटली ट्रांसफॉर्म कर देगी, और ये इसका वादा है। अब ये बात कर रहा है डीप लर्निंग, तो अभी आई डीप लर्निंग से पहले। अच्छा, डीप लर्निंग का वैसे तो 1950 के अंदर टॉय फार्म के अंदर न्यूरल नेटवर्क लिख दिया गया था। ठीक है, उसका कोड लिख दिया गया था, ये न्यूरल नेटवर्क किस तरह काम करता है, उसका कोड 1950 में हमारे पास पहले ही मौजूद था। अब हम बात करते हैं कि डीप लर्निंग के अलावा क्या एल्गोरिथम है। अच्छा, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आवाज आ रही है ना सबको मेरी? यस सर, आवाज आ रही है। अब मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीजों की, जी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजों की मैं बात करने चाह रहा हूँ। जी, क्वेश्चन करें। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइक अभी हमने जो पीछे पढ़ा था नंपाई वगैरह, तो सर प्रैक्टिकली इसकी जो हम अपने ऑफिस के अंदर इसकी यूटिलाइजेशन जो है, लाइक आपको पता है ये तो एंड यूजर यूज करता है ना। आप जिसको भी कोई मतलब जैसे अभी आपने रिकमेंडेशन इंजन की बात की, तो प्रैक्टिकली तो ये इस फॉर्म में होना चाहिए ना कि यूजर खुद इसको यूज कर सके। तो इस तरह की कोई चीज हमने भी सीखी हुई है। ठीक है आसिम, अगर देखिए हम इसकी बात करें ना, पावर बीआई आपने इस्तेमाल किया है। ठीक है, पावर बीआई क्या है? मिलियंस ऑफ जो आपके रिकॉर्ड्स हैं आप उसके ऊपर लोड करें, और वो क्विक आपको ना मैनिपुलेट करके उसके रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। जो आप फिल्टर लगा रहे हैं, एक्सेल आपके पास मौजूद है ना, जैसे वो भी यानी एक पार्ट है नंपाई और पांडास का, फ्रंट एंड आपको प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, तो ये क्या था, उसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप है, आप चीजें ड्रैग करें, ड्रॉप करें, फिल्टर लगाएं, आपका काम हो जाता है। अब पता है प्रॉब्लम ओके, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैंने सिंपल सी बात की कि इन्होंने कहा कि एंड टू एंड एप्लीकेशन होना चाहिए, जैसे कि नंपाई और पांडास है। ठीक है, तो एंड टू एंड का मतलब क्या है? किसी भी कस्टमर्स जो कि नॉन टेक्निकल है वो हमारे इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सके। तो नंपाई और पांडास की क्या इस तरह की कोई एप्लीकेशन है? तो मैंने एग्जांपल दी, आप इस्तेमाल करते हैं पावर बीआई। पावर बीआई क्या करता है? उसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप है, कोई भी फाइल है मिलियंस ऑफ आपकी रिकॉर्ड्स की, जिसके अंदर आपके 2 लाख, 20 लाख, 25 लाख नंबर्स ऑफ रोज हैं, यूजर्स के डेटा है, उसको एक्सेल के ऊपर खोलना तो नामुमकिन है, क्योंकि 10,48,576 की रोज की लिमिट है, उससे ज्यादा आप कोई भी एक रोज को ऐड नहीं कर सकते। तो वहां पे क्या है? ड्रैग एंड ड्रॉप है भाई, आप उसके ऊपर ड्रैग करें फाइल को, वो ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद आप फिल्टर लगाएं, कुछ भी लगाएं, उसमें ग्राफ बनाए, वो सब बना देती है। वो एंड एप्लीकेशन, लेकिन क्या है भाई, वो क्या है? सर्विस है, उसके क्या होते हैं? चार्जेस होते हैं, पैसे आपको पे करना पड़ते हैं, सर्विस चार्जेस, सब्सक्रिप्शन फीस होती है। तो इस तरह की चीजें आप नंपाई पांडास के जरिए भी लोगों को कोई प्रोडक्ट बना के दे सकते हैं, और बहुत सारे बना दिए गए। ड्रैग एंड ड्रॉप ना, PyQt5 अगर अभी आप आगे जाके आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, तो उसके जरिए एंड टू एंड एप्लीकेशन बना के दे दिया। आप फाइल सिलेक्ट करें, उसे अपलोड करें, और उसके ऊपर जिस तरह एक्सेल के ऊपर आप फिल्टर लगाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, वो सारे के सारे आप बना सकते हैं। तो इस तरह की एप्लीकेशंस लोगों ने बना के दे दी गई। अब आप उसको सेल करें या उसको आप ओपन सोर्स कर दें, या आपका कंट्रीब्यूट है। ठीक है आसिम? जी ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, ग्रेट हो गया। अच्छा, अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज की तरफ जा रहे हैं, मशीन लर्निंग। डीप लर्निंग से पहले, न्यूरल नेटवर्क से पहले मशीन लर्निंग मौजूद है। मशीन लर्निंग में क्या होता था?
जी इंपॉर्टेंट क्या थी इसके, डिफरेंशिएट अगर हम करते हैं डीप लर्निंग से, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, कोई बताना चाहेगा? एनीवन? सर फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग सबसे मुश्किल तरीन पार्ट यही था, लेकिन जहां नुकसानात हैं वहां फायदे भी। मशीन लर्निंग की मैं बात करता हूं जी, कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? नो? ओके, अब मैं यहां बात कर रहा हूं कि जिस तरह आपके न्यूरल नेटवर्क के फायदे हैं ना, उस तरह नुकसानात भी हैं। ठीक है, मैं मशीन लर्निंग को ना हम शैलो लर्निंग भी कहते हैं। ठीक है, मशीन लर्निंग का दूसरा नाम क्या है? शैलो लर्निंग। ठीक है, डीप लर्निंग और शैलो लर्निंग में क्या फर्क है ये बताया था मैंने लास्ट टाइम। जिस तरह आपने बताया था, शैलो लर्निंग के अंदर 2 लेयर्स होती हैं, डीप लर्निंग के अंदर आपके पास मोर देन 2 लेयर्स होती है, मतलब 3 ऑनवर्ड एंड नंबर्स तक जा सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अब हम बात करते हैं शैलो लर्निंग जो है ना, उसके ऊपर ना अगर मैं बात करूं कंप्यूटेशनल पावर वो कम इस्तेमाल होगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ जो लेयर्स हैं जिनके ऊपर लर्निंग हो रही है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो हैं वो कम होते हैं। तो मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम कंप्यूटेशनली पावर की बेस के ऊपर हम देखें बहुत क्या होते हैं, लाइट होते हैं, बहुत फास्ट एग्जीक्यूट हो सकते हैं, लेकिन उनकी फिर वो एक्यूरेसी वगैरह हमें कहीं ना कहीं जाके कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो मशीन लर्निंग का ये फायदा है। अच्छा, अब मशीन लर्निंग के बहुत सारे एल्गोरिथम हैं जो आज भी हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी हर काम करने के लिए मैं न्यूरल नेटवर्क को इस्तेमाल नहीं करूंगा। इसके एग्जाम्पल ऐसे हैं जैसे मक्खी मारने के लिए आप तोप का इस्तेमाल करें, या एक छोटी सी कील ठोकने के लिए आप जो बड़ा वाला हथौड़ा गन होता है ना, जो आप मजदूरों को देखते हैं जिससे दीवारें तोड़ रहे होते हैं, उसका इस्तेमाल करें। तो इस तरह की एग्जाम्पल है कि हर काम करने के लिए आप न्यूरल नेटवर्क इस्तेमाल करें। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हर काम करने के लिए हमें डीप लर्निंग सजेस्ट नहीं करनी, डीप लर्निंग को सिलेक्ट नहीं करना। बहुत सारे दूसरे एल्गोरिथम हैं। अच्छा, जो दूसरे एल्गोरिथम है ना वो इस स्कोप से बाहर है, इस किताब के अंदर उसको बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं किया। अगर आपको इंडिविजुअली वो पढ़ना हो तो मेरे पास इसकी प्रेजेंटेशंस वगैरह हैं जिसके अंदर मैनुअली बाकायदा बताया जा रहा है कि एसवीएम काम किस तरह करता है, डिसीजन ट्री किस तरह वर्क करता है, ठीक है, रैंडम फॉरेस्ट किस तरह काम करता है। तो जितना भी एल्गोरिथम हम देखेंगे ये सिर्फ उसकी एक हाई लेवल डेफिनेशन आपको बताएगा। लो लेवल आप पढ़ना चाह रहे हैं तो मुझसे आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले सकते हैं, बल्कि यार नेट पे इतने सारे मौजूद हैं। ठीक है, तो आप उसको स्टडी कर सकते हैं। अगर आपकी स्टैट्स वगैरह अच्छी है, आपकी मैथ्स वगैरह अच्छी है, देन आपको समझ आएगा। तो मैं कोशिश करूंगा आसान अंदाज में जितना लो लेवल जाके मैं समझा सकता हूँ समझाने की कोशिश करता हूँ। तो हमें ये देखना है मशीन लर्निंग का मतलब हम शैलो लर्निंग देख रहे हैं। डीप यानी न्यूरल नेटवर्क को अभी हमने साइड में रख दिया। ठीक है, तो बहुत सारे पॉपुलर आपके पास एल्गोरिथम है जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो ये यहाँ पे ये चीज आपको बताना चाह रहा है। सबसे पहले कह रहा है प्रोबेबिलिस्टिक मॉडलिंग। प्रोबेबिलिस्टिक मॉडलिंग कुछ नहीं है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप लोग को आती है दोस्तों? कितने लोगों को आती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? स्टेट्स का एक पार्ट है ना प्रोबेबिलिटी। यस सर। ठीक है, उसके अंदर होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि एक चीज के ऊपर दूसरी चीज डिपेंड करती है। कोई इवेंट होता है ना, अगर मैं कहता हूं हेड एंड टेल के ऊपर प्रीवियस क्या डेटा था, नया क्या डेटा आएगा, आपको कुछ नहीं पता। आप यानी कॉइन को क्या करेंगे, टॉस करेंगे, और टॉस करने के बाद दोनों की हेड आएगा या टेल आएगा। अगर यानी आपका अनफेयर यानी फेयर क्वीन है तो हमेशा आपकी जो प्रोबेबिलिटी है 50% है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है? देखिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है कि आपके पास जैसे आप ताज खेलते हैं तो ताज में से एक पट्टा निकाल लिया, जो भी आपके यानी उसका क्या कहेंगे कार्ड आपने निकाल के सामने रख दिया। अब क्या है, आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो गई, चेंज हो गई, क्योंकि आपके पास दूसरे कार्ड बचे। ठीक है, तो ये क्या थी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि एक चीज आप निकाल लें, एक इवेंट अगर अकर हो जाए तो अब दूसरे इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है उनके अंदर चेंजिंग आती है। तो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडलिंग कुछ नहीं है, नेवी बायस एल्गोरिथम उसको बोलते हैं, और उसके अंदर सिंपल आपकी प्रोबेबिलिटी ही इस्तेमाल हो रही होती है। यानी वो इवेंट जो होते हैं ना, वो इवेंट की बेस के ऊपर प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेता है, और फिर उसी की बेस के ऊपर आप नया डेटा देते हैं, वो प्रेडिक्ट करके बता देता है कि ये चीजें होती है तो इसकी इतनी प्रोबेबिलिटी थी ये चीज होने की। तो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल इस्तेमाल किया गया सबसे पहले, जो अभी भी इस्तेमाल होता है,
और इसमें क्या इस्तेमाल हो रहा है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सही, ये बात समझ आई? इसकी सबसे बड़ी यानी एग्जांपल ये कह रहा है सर क्वेश्चन है जी सर, ये जो आपने भी पढ़ाया है प्रोबेबिलिस्टिक मॉडलिंग, जी तो क्या प्रोबेबिलिस्टिक मॉडलिंग सिर्फ और सिर्फ 2 लेयर के ऊपर और 2 कंडीशंस पे काम करती है, लाइक हेड एंड टेल के ऊपर, या अगर आप पैक ऑफ कार्ड्स की बात करें तो उसमें तो 52 लेयर्स होंगी ना? नहीं 52 लेयर्स नहीं, इनपुट है आपके 52 लेयर्स अलग चीज। सॉरी सर, 52 इनपुट्स होंगे उसके अंदर। जैसे 52 इनपुट्स हैं, तो इनपुट्स आपके जितने भी वो तो आपके क्या है, नंबर ऑफ फीचर्स, और उसको आपको टारगेट जो होता है, जो जिसे आप वाई कहते हैं, उससे मैप करना होता है। तो इसके अंदर जितने भी इनपुट हो, जितने भी आउटपुट हो, वो मैटर नहीं करते, वो तो मशीन लर्निंग का इनपुट एंड आउटपुट में आप तोड़ के देते हैं, उसके मुताबिक ही काम करेगी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल जो है ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। इसकी एग्जाम जी लॉजिस्टिक रिग्रेशन वगैरह। सर शैलो लर्निंग में भाई ने बोला कि 2 लेयर्स होती हैं, सर शैलो लर्निंग में एक नहीं होती? नहीं, शैलो लर्निंग में देखिए यहाँ पे इसने बताया था ऊपर हमने किताब में ही कि बहुत ज्यादा एक या मैक्सिमम 2 होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। सही है, 1 या 2 इससे ज्यादा नहीं होती। जबकि न्यूरल नेटवर्क की मैं बात करता हूं तो उसके अंदर जो आपकी लेयर्स होती हैं वो मिलियंस ऑफ लेयर्स भी आप लगा सकते हैं, कोई शर्त नहीं है। अच्छा, कोई क्वेश्चन करना चाह रहा है? आई थिंक इखलास, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? नहीं, ओके ओके। अ क्लोजली रिलेटेड मॉडल इज द लॉजिस्टिक रिग्रेशन। रिग्रेशन से ना कभी आप धोखा नहीं खाइएगा। रिग्रेशन का मतलब होता है, उसका आंसर क्या होता है? कंटिन्यू, जो हम बार बार पढ़ चुके हैं। यहाँ पे कह रहे हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन ये क्लासिफिकेशन की एक यानी टाइप है। ठीक है, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन वगैरह यानी आपका क्या है? लॉग रेग भी हम कहते हैं फॉर शॉर्ट, विच इज सम ऑफ टाइम कंसीडर टू बी द हेलो वर्ड ऑफ मॉडर्न मशीन लर्निंग। तो भाई लॉजिस्टिक रिग्रेशन बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, और वो भी आपकी नेवी बाइस वगैरह के अंदर हम प्रोबेबिलिस्टिक एल्गोरिथम से सॉल्व करते हैं, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। अच्छा, अब ये बात कर रहा है कि एयरली न्यूरल नेटवर्क्स, इससे पहले यानी क्या क्या थी, ये न्यूरल नेटवर्क की ही बात कर रहा है कि 1980 के अंदर यानी एक डेटा सेट के ऊपर काम किया। 1950 के अंदर सबसे पहले लिखा गया था न्यूरल नेटवर्क का इनिशियल कोड जो था। मिड 1980 के अंदर मल्टीपल पीपल इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर बैक प्रोपगेशन। तो अभी जो हम टेक्निक इस्तेमाल करते हैं ना, बैक प्रोपगेशन, वेट्स को ऊपर हमने बात की थी कि यहाँ पे क्या होता था कि आपका लॉस आया, लॉस आने के बाद ऑप्टिमाइजर क्या करता था? लॉस के ऊपर डेरिवेटिव निकालता है और फिर उसके बाद आपके जो वेट्स होते हैं उन्हें अपडेट करता है। तो ये जो पीछे जाके ऑप्टिमाइजर दोबारा वेट्स को अपडेट करता है, इसे हम क्या कहते हैं? बैक प्रोपगेशन। ठीक है, ये बात समझ आई? बैक प्रोपगेशन क्या है? लॉस आने के बाद ऑप्टिमाइजर दोबारा यानी सेकंड आइटरेशन के अंदर वेट्स को जब अपडेट करता है, एक दफा कोड गुजरा, वाई प्रेडिक्ट हुआ, लॉस कैलकुलेट हुआ, अब नेक्स्ट टाइम ये क्या करेगा? वेट्स को क्या करेगा? अपडेट करेगा। तो ये पीछे जाके क्या करता है? आपके वेट्स को अपडेट करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बैक प्रोपगेशन। इसी तरह जब आपका डेटा फर्स्ट टाइम आता है, पहली लेयर दूसरी लेयर से गुजरता है और वेट्स जनरेट होते हैं, इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड प्रोपगेशन। दोनों नाम याद रहेंगे। बैक प्रोपगेशन जब लेयर से डेटा सीधा यानी गुजरते हुए प्रेडिक्शन की तरफ जाता है, लॉस निकलता है और लॉस निकलने के बाद ऑप्टिमाइजर दोबारा वेट्स को अपडेट करता है, तो वो बैक प्रोपगेशन। ठीक है, तो तीर का निशान आगे की तरफ जा रहा है तो फॉरवर्ड प्रोपगेशन, और तीर का निशान पीछे की तरफ जा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? बैकवर्ड प्रोपगेशन या बैक प्रोपगेशन। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए, दोनों का डिफरेंशिएट पता होना चाहिए। तो हमें पता चला कि 1900 कब लिखा गया था दोस्तों? जी, ये आ गए ना? 1960 में इसका कोड लिखा गया, 1950 में इसका कोड इनिशियल लिखा गया, और उसके बाद 1980 के अंदर इसके ऊपर बैक प्रोपगेशन के ऊपर लोगों ने काम किया। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है जो हम अभी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, न्यूरल नेट्स केम इन 1989। 1979 के अंदर आपकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आई पहली। ठीक है, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन क्या थी? बेल लैब के अंदर यॉन, ये पूरा रिसर्च पेपर है, इसको आप फाइंड कर लीजिएगा। रिसर्च पेपर भी ढूंढना मैं आपको बता दूंगा किस तरह ढूंढते हैं। प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफाइंग हैंड राइटिंग डिजिट। तो पहले यानी डाक वगैरह जो होती थी ना, उनके यानी नंबर्स वगैरह जो होते थे वो नॉट मैनुअल पढ़ना पड़ते थे, तो इन्होंने उसको क्लासिफाई करवाया था।
फिर क्या है, रिजल्टिंग नेटवर्क डव लैंडनेट के नाम से वाज यूज्ड बाय यूनाइटेड स्टेट पोस्टल सर्विस इन 1990। तो भाई ये लीनेट के नाम से हमारा जो पेपर है या जो भी आपको कौन सा पेपर मिलेगा उसके अंदर क्या, लीनेट इसने 1989 के अंदर इसके ऊपर काम किया और लीनेट के नाम से इसने पब्लिश किया अपना पेपर वगैरह, और बाकायदा यूनाइटेड स्टेट पोस्टल सर्विस ने 1990 में ऑटोमेट किया अपने किसको, रीडिंग जिप कोड ऑन ईमेल एनवलप। आपका जो डाक आती थी ना उसके ऊपर जो भी पोस्टल कोड लिखा होता था, क्योंकि पोस्टल कोड के हिसाब से आपके जो खत होते हैं उनको क्या किया जाता है, सॉर्ट किया जाता है। तो पहले इंसान पढ़ के उनको कैटेगराइज करते थे, अब मशीन पढ़ के उसको कैटेगराइज कर दिए। तो हमारा जो पहले यानी इसकी सक्सेस आई थी 1979 यानी 1990 के अंदर आई थी। ये बात भी याद रहेगी, कोई मुश्किल तो नहीं है ना? एक्सक्यूज मी सर, तो याद नहीं सर। जी जी सर, unfortunately I have missed some previous session, so because I was not well, then what should I do now? Okay. अब आप बेहतर हैं, सबसे पहले तो ये बताएं। यस सर। चलें, ग्रेट हो गया। अच्छा, कुछ भी नहीं है यार, रिकॉर्डिंग इसकी मौजूद है, ठीक है, 3 या 4 रिकॉर्डिंग आपको उसकी देखनी है, पूरे कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएंगे। तो बस ये कि थोड़ा सा टाइम वहां ज्यादा देना पड़ेगा, बल्कि नहीं, वहां देखें एक और फायदा है, आप वीडियो की स्पीड को ना 2 पे करके या 1.5 पे करके 1.5 घंटे की चीज को 1 घंटे में कवर कर सकते हैं। तो खैर आपके हाथ में। तो दोस्तों, अगर आपके पास यानी प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग है तो चैट में शेयर कर दें तो इनको मिल जाएगी। सर क्या ये फाइनल स्कोर पे इफेक्ट करेगी? यार देखो, फाइनल स्कोर पे डेफिनेटली आपकी इफेक्ट करेगी। उसकी वजह ये है, अटेंडेंस नहीं, अटेंडेंस आपकी नहीं कर रहे, लेकिन जो आप चीजें सीख रहे हैं प्रैक्टिकली, तो एग्जाम जो होगा वो इन्हीं टॉपिक्स में से होगा। क्योंकि आप ये किताब पढ़ के सारी चीजें खुद निकालें बड़ा मुश्किल होता है, और वही चीज हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर रहे हो तो उसे याद रखना बड़ा आसान होगा। तो नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ेंगे ना आपके लिए आसान हो जाएगा। या इसका दूसरा हल ये है कि पोर्टल के ऊपर ना पॉइंट टू पॉइंट जो बातें ना वो हमने रिकॉर्ड करवाई, ठीक है? तो पोर्टल वाली वीडियो देख लें, सबसे आसान। फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग देख लें। एक क्वेश्चन था। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, मॉक्स वेलकम जी। सर एक क्वेश्चन था जी सर, थोड़ा सा बता दीजिएगा लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन के दरमियान डिफरेंस। ओके, लीनियर रिग्रेशन जो है ना, रिग्रेशन का जो आंसर होता है ना वो हमेशा किस में होता है, कंटिन्यूअस वैल्यू होती है। ये याद थी ये बात? कंटिन्यूअस क्या होता है? पॉइंट्स। मुझे नहीं पता कि पॉइंट्स में कुछ भी नंबर आ सकता है ना, 1 से लेके मिलियंस के दरमियान कोई भी नंबर आ जाए तो वो कंटिन्यूअस वैल्यू, मुझे नहीं पता क्या आएगा। जबकि क्लासिफिकेशन में डिस्क्रीट वैल्यू होती है, मुझे पता है 1 आएगा, 2 आएगा या 3 आएगा या 9 आएगा, वो क्या है, डिस्क्रीट वैल्यू। अच्छा, तो अब यहाँ पे रिग्रेशन के अंदर हमेशा हमें क्या मिलती है, कंटिन्यूअस वैल्यू। लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या है, रिग्रेशन की लास्ट आपकी जो लेयर होती है, आउटपुट लेयर होती है, वहां पे सिग्मॉइड फंक्शन लगा देते हैं। सिग्मॉइड फंक्शन जब हम लगा देते हैं रिग्रेशन पे, अब वो बन जाती है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन से क्या होता है कि आपको जो भी आंसर होता है जो कंटिन्यूअस था वो स्केल होके -1 से 1 के दरमियान आ जाता है। तब इससे क्या फायदा हुआ, हमने थ्रेशोल्ड सेट कर दिया कि 0.5 से अबव हो तो पॉजिटिव है और 0.5 से लेस हो तो वो क्या है, नेगेटिव। यस, ओके सर। तो हमें एक थ्रेशोल्ड मिल गया, तो इस वजह से वो क्या आ गया, अब वो क्लासिफिकेशन कर रहा है, बाइनरी क्लासिफिकेशन। तो इसलिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन वो क्या है, क्लासिफिकेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जबकि रिग्रेशन जो होती है वो कंटिन्यूअस वैल्यू होती है। ये दोनों का यानी एक वाज़ा फर्क है जो आपको आसानी से याद रहेगा। ठीक है, तो लीनेट ने इन्होंने इसके ऊपर काम किया और इसके ऊपर बहुत सारी इन्होंने यानी वर्किंग करी। इसका इन्होंने रेफरेंस कहीं दिया हुआ, देखें लीनेट कहीं आ रहा है, ये आ रहा है, सपोर्ट वेक्टर मशीन आ रहा है, परसेप्ट्रॉन, ऑटोमेट, रिमोट कन्वोल्यूशन। अच्छा, ये रिसर्च पेपर, अभी इसको हम डिस्कस करते हैं और किस तरह हम सर्च करते हैं ये भी आपको ये बता देगा। ठीक है, अगर इसने रिसर्च पेपर लिखा है तो हमारे पास किसका बता दें जी, किसका प्रोपगेशन? ओके, फॉरवर्ड प्रोपगेशन कुछ भी नहीं है, फॉरवर्ड प्रोपगेशन। जी जी, मैं बता देता हूँ। इस तस्वीर को देखें, मशीन के अंदर
इनपुट गया x, ठीक है, x के बाद ये w और b की वैल्यू जो जनरेट हुई और मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, ये फॉरवर्ड प्रोपगेशन का पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट के अंदर भी आपका इनपुट जाता है और यहाँ भी वेट्स आपके डॉट प्रोडक्ट निकलते हैं और आपकी क्या होती है, वाई प्रेडिक्ट होता है। तो इनपुट से लेके आउटपुट के दरमियान जब आपका डेटा गुजरता है, इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड प्रोपगेशन। उसके बाद आपका लॉस वगैरह हम तमाम चीजें कैलकुलेट करते हैं और दोबारा से पीछे की तरफ जाके वेट्स को अपडेट करते हैं। तो जब आपके वेट्स अपडेट हो रहे हैं पीछे जाके, उसको हम क्या कहते हैं, बैक प्रोपगेशन, ठीक है। और फिर दोबारा आपका इनपुट यानी चेंज होके जाता है, अब दोबारा आगे की तरफ जाएगा तो अब दोबारा क्या है, फॉरवर्ड प्रोपगेशन। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड, जब तक कि आपका लॉस नियर टू क्या ना हो जाए, 0। ओके, यस सर। ओके, ग्रेट, हो गया। अब हम बात करते हैं SVM, सपोर्ट वेक्टर मशीन, ठीक है। हमारे एल्गोरिथम का नाम क्या है, SVM। SVM बहुत ही आसान यानी आपके पास टॉपिक है, आप YouTube से भी देख लें भले, और मैं आपको अगर मैं दिखाऊं कि काम कैसे करता है SVM। ये तस्वीर देख लेते हैं सर। जी दोस्तों। सर वो जो लास्ट क्लास में एक भाई ने बताई थी वेबसाइट playground.tensorflow.org, क्या आप उस पर जाके थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं वो उसमें हो क्या रहा है? बिल्कुल उसको हम कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ी सी चीजें कवर कर लें। असल में उसमें पता क्या होता है, आपका जब डेटा इनपुट जाता है ना, किस तरह वेट्स जनरेट हो रहे हैं, किस तरह कैलकुलेट हो रहा है, किस तरह आपका फॉरवर्ड प्रोपगेशन हो रहा है, वो एनिमेटेड आपको करके दिखा रहा है और कुछ नहीं। सर ये थोड़ा सा कर्नल्स के बारे में बताइए कि क्या होते हैं और ये इनका बड़ा लिनक्स के कर्नल आगे ये हो गया, अभी भी कर्नल्स की हेडिंग आ रही है, काइंडली थोड़ा सा बेसिक बताइए है क्या है ये लोग। बिल्कुल बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। कर्नल्स कुछ नहीं है, फंक्शंस का नाम कर्नल कहा गया। अच्छा देखिए, हमें पता क्या करना होता है, हमारे पास देखिए एक ब्लू कलर के और रेड कलर के क्या है, कुछ पॉइंट्स हैं। अभी आप ये जितने कलर यानी सर्किल वगैरह दिख रहे हैं ना, सबको भूल जाएं। आप अपनी आंखों के अंदर इमेजिन करें कि हमारे पास रेड और ब्लू कलर के कुछ पॉइंट्स हैं। अब SVM क्या होता है, सपोर्ट वेक्टर मशीन, ठीक है। सपोर्ट वेक्टर मशीन हाइपरप्लेन जो आपकी लाइन होती है ना, जो आप यानी y = wx + b से जनरेट करते हैं, यहां पे वो लाइन क्या कहलाएगी, हाइपरप्लेन, ठीक है। हमें एक हाइपरप्लेन ड्रॉ करना है। हाइपरप्लेन कैसा होना चाहिए, अब ये कहता है कि हाइपरप्लेन की डेफिनेशन सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ते हैं सपोर्ट वेक्टर। सपोर्ट वेक्टर क्या होते हैं, वो पॉइंट्स जिनके जरिए से आप दो ग्रुप के दरमियान डिफरेंशिएट कर सकें, ठीक है। अच्छा अब देखें, सबसे पहले हमने क्या किया, हाँ, दो ग्रुप के वो पॉइंट्स, दो ग्रुप के रेड एंड ब्लू, दो ग्रुप के वो पॉइंट जो कि जिनके दरमियान से हम एक हाइपरप्लेन ड्रॉ करें। अच्छा, हाइपरप्लेन ड्रॉ होने के बाद इस हाइपरप्लेन और उस सपोर्ट वेक्टर के दरमियान भी एक लाइन अगर ड्रॉ की जाए तो उनके दरमियान जो मार्जिन होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको रिपीट करता हूं, दो ग्रुप रेड एंड ब्लू, उनके दरमियान एक लाइन ड्रॉ करनी, तो सबसे पहले हमें क्या मालूम करना होते हैं, सपोर्ट वेक्टर, ऐसे पॉइंट। अब वो ऐसे पॉइंट होना चाहिए जिनके दरमियान से हम जब एक लाइन खींचें, लाइन खींचने के बाद उन पॉइंट्स के ऊपर भी एक लाइन खींची जाए, तो उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है, ये ब्लू कलर की जो आप लाइन देख रहे हैं, उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं लाइन फॉर एग्जांपल एनोटेशन करके मैं आपको बताता हूं, अगर मैं लाइन इस तरह खींचता, एक सीधी लाइन होती, अच्छा इसके दरमियान में अब ये जैसे सपोर्ट वेक्टर है, इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस निकालता और इसका दरमियान का डिस्टेंस निकालता। अब क्या हो रहा है, देखिए इस तरफ तो कम है और इस तरफ क्या है, ज्यादा। तो हमें क्या करना है, एक हाइपरप्लेन क्या करना है, ड्रॉ करना है, और उस हाइपरप्लेन का जो डिस्टेंस है आपके सपोर्ट वेक्टर से वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो सपोर्ट वेक्टर से हाइपरप्लेन के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसे क्या कहते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मार्जिन। मार्जिन, ठीक है। तो इस फंक्शन में कुछ भी नहीं होता। सही, ये जो सपोर्ट वेक्टर्स है बीच में होना चाहिए, दोनों ऊपर और नीचे वाले सपोर्ट वेक्टर्स के बीच में मार्जिन होनी चाहिए।
बिल्कुल नहीं, सपोर्ट इन दोनों सपोर्ट वेक्टर के दरमियान एक हाइपर प्लेन होना चाहिए, और हाइपर प्लेन के बाद फिर आप क्या करें, इन सपोर्ट वेक्टर के ऊपर भी एक लाइन ड्रॉ करें जैसे कि हाइपर प्लेन की लाइन है, ठीक है, उसी सेम एंगल के ऊपर, और फिर उनके दरमियान का डिस्टेंस मेजर करें। तो ये कह रहा है कि डिस्टेंस ना हाइपर प्लेन ये जो लाइन है, इस लाइन से इसका भी मैक्सिमम होना चाहिए और राइट साइड वाले का भी मैक्सिमम होना चाहिए, दोनों तरफ मैक्सिमम होना चाहिए, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइपर प्लेन। हो सकता है मैं दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, 10 लाइन खींचे, तो हमें एक ऐसी हाइपर प्लेन लाइन को सिलेक्ट करना है जिसके सपोर्ट वेक्टर से जो मार्जिन है वो मैक्सिमम हो। ये एसवीएम है। सर ये बात समझ कैसे, मतलब अच्छा ये लाइन कैसे, वो फिर एल्गोरिथम के थ्रू। एल्गोरिथम क्या करता है, वो कुछ नहीं करता, आपके जितने भी सपोर्ट वेक्टर होते हैं ना उनको उठाता है, ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है, उनके एक्स और वाई की वैल्यू लेता है और उसके अंदर एक बायस सेट करता है, और फिर उसके बाद कुछ यानी उसके ऊपर इक्वेशंस वगैरह अप्लाई होती हैं, जो कि आप हर दफा जब आइट्रेट करते हैं तो नेक्स्ट लाइन जो सेकंड लाइन से होगी, इसके अंदर ना आप एक कर्नल लिखते हैं। कर्नल से क्या मुराद है, आप एक थ्रेशोल्ड बना लेते हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ, एक मिनट देखते हैं, लेट्स, मैं इसको पहले बंद करूं। सर ये इसमें सपोर्ट वेक्टर की जो वैल्यूज होंगी वो कहाँ से मिलेंगी हमें, अगर हमने इसको ड्रॉ करना है किसी ग्राफ के ऊपर, कि वो एक ही लाइन, लीनियर लाइन के ऊपर आपके पास अवेलेबल हों, तो वो वैल्यूज कहाँ से मिलेंगी? या दूसरा मैं इसको बता रहा हूँ। अच्छा सबको बैकग्राउंड वॉइस आ रही है? बैकग्राउंड वॉइस आ रही थी दोस्तों? यस सर आ रही है। यस सर आ रही है। आ रही थी? नहीं बैकग्राउंड इसकी वीडियो की वॉइस आ रही थी? जी सर। यस सर आ रही है। यस सर आ रही है। अच्छा ये देखें, इसको अगर आप देखें, ये बैकग्राउंड नॉइस आ रही है बहुत ज्यादा ना, अपने माइक म्यूट करें प्लीज, ठीक है, थैंक यू। देखिए इसने क्या किया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट इस तरफ है, 1 2 3 4 पॉइंट इस तरफ है। इसने क्या किया, देखिए आंखों से देख के पता चल रहा है कि इस साइड वाला एक ग्रुप है पॉजिटिव, एक साइड वाला एक नेगेटिव, 2 कलर में इसको लेना चाहिए था, इसने एक कलर में ले लिया। अच्छा अब इसने क्या किया, इन दोनों ग्रुप को अलग करना है, पॉजिटिव को अलग एंड नेगेटिव को अलग। इसने कहा विजुअलाइजेशन से ही मुझे पता चल रहा है कि ये 3 पॉइंट, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। अब इन 2 पॉइंट इसने थ्रेशोल्ड बना लिया कि अगर इन 2 पॉइंट से कम वैल्यू हो, जो भी नई वैल्यू है वो नेगेटिव होगी, कांस्टेंट, ठीक है, और इन 2 पॉइंट से, इस एक पॉइंट से बड़ी वैल्यू एक्स के ऊपर, तो वो वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। तो ये कर्नल बन गया, ठीक है। कर्नल क्या बना, एक फंक्शन हमने बना दिया ना कि x की वैल्यू अगर 2 से कम होती है तो वो नेगेटिव होगी, x की वैल्यू अगर किससे ज्यादा होती है, 4 से ज्यादा होती है तो वो क्या होती है, पॉजिटिव। ये हमने एक कर्नल बना दिया, इसे हम कर्नल कहते हैं, ठीक है। तो ये इसी तरह ये काम करते हैं। इस वीडियो को जरा देख लीजिएगा तो आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा, सही है। एसवीएम, इसको एक नजर देख लीजिएगा ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है सर। लिंक शेयर कर दूं या आप फाइंड कर लेंगे? कर लेंगे, उम्मीद है। ठीक है, मैं चलें ये चैट के अंदर दे देता हूं, अपने पास एक नोटबुक बना लें और वहां पे आप सेव भी कर लीजिएगा। तो एसवीएम सपोर्ट वेक्टर मशीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं अगर इसकी बात करूं ना तो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग से पहले तक सबसे पावरफुल जो आपका यानी एल्गोरिथम समझा जाता है, अभी भी हम इसको एसवीएम को ही कहते हैं, सपोर्ट वेक्टर मशीन। इसके ऊपर बहुत सारी आपकी यानी रिसर्च पेपर है। अच्छा मैं गलत किताब पे आ गया, याद। अच्छा तो इसमें क्या होता है, 2 ग्रुप होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, हमें इनके दरमियान एक लाइन हाइपर प्लेन क्या नाम है, एक लाइन जनरेट करना पड़ती है। वो लाइन ऐसी होना चाहिए जिसका सपोर्ट वेक्टर से जो डिस्टेंस है यानी मार्जिन है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, जैसे कि अभी आप देख चुके हैं, ठीक है। तो हमने एक सिंपल एग्जांपल से देखा जिसका जो माइनस में यानी स्पेस है मार्जिन का, वो क्या होना चाहिए। देखिए फिर वर्ड इस्तेमाल कर लें हाइपर प्लेन, और
आपके जो सपोर्ट वेक्टर की डिस्टेंस है उसे हम क्या कह रहे हैं, उनके दरमियान हाइपरप्लेन और सपोर्ट वेक्टर के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो क्या मार्जिन है। ये मार्जिन क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो ऐसी हमें कोई भी लाइन बनानी है जिसके मार्जिन डिस्टेंस सबसे ज्यादा हो, वो हमारा सबसे बेस्ट क्या होगा, हाइपरप्लेन। तो ये काम करता है एसवीएम, सपोर्ट वेक्टर मशीन। ये लाजमी वीडियो देखिएगा, आपको सपोर्ट वेक्टर मशीन क्लियर हो जाएगी। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च है। डिसीजन बाउंड्री सर, तो आप जी 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 बोलिए सर। ये डीप लर्निंग का पार्ट है एसवीएम? नो, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये सारे के सारे सर आपके ये क्या डीप हैं, लर्निंग शैलो है एसवीएम? नहीं, शैलो लर्निंग है, ये मशीन लर्निंग का पार्ट है। ठीक है, ये मशीन लर्निंग है। ये बता रहा है ना कि अर्ली न्यूरल नेटवर्क से पहले क्या था। ठीक है सर, एक चीज पूछनी है जी सर। हम डीप लर्निंग करेंगे वैसे बेसिकली। हम टोटली डीप लर्निंग करेंगे। सर आप कह रहे थे जो मार्जिन हमने बनाया, मार्जिन लाइन बनाई है सर, वो रेड सर्कल्स के ज़्यादा करीब है और ब्लू से थोड़ा सा हट गया है। अब सर आप कह रहे थे जो मैक्सिमम होनी चाहिए, अब मैक्सिमम ब्लू रेड से तो मतलब करीब है और ब्लू जो सर्कल है उनसे दूर है, तो इसमें सर मैक्सिमम तो सर मैक्सिमम का कैसे पता चला कि कैसे उसके मैक्सिमम ज़्यादा करीब है या इसके करीब है ज़्यादा मैक्सिमम? बिल्कुल, उसके लिए हमें वही लॉस फंक्शन वगैरह लिखना पड़ते हैं जो कि कैलकुलेशन कर रहे होंगे। तो लॉस फंक्शन से हमें पता चल जाएगा कि मार्जिन कितना डिस्टेंस आ रहा है। तो इसने सिर्फ एक मैनुअली आपको तरीका बता दिया कि एसवीएम काम कैसे करता है। बाकी तो पीछे आपसे भी यानी पैरामीटर पास करते हैं, क्विक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आप देख लेंगे ना, बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा एसवीएम काम कैसे करता है। तो मुझे ना यही एग्जाम्पल ना मैनुअली करके कॉपी के ऊपर आप लोग ना ये सबमिट करवा दीजिएगा कि काम कैसे हो रहा है विद कैलकुलेशन। इसके अंदर ये कुछ कैलकुलेशन के जो पार्ट है ना वो मिस कर रही है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप उसमें से देख के वो पार्ट जो मिसिंग पार्ट है ना उसको भी सॉल्व करें। जी सर, ठीक है, चलें, ग्रेट हो गया। तो हमें पता चला ये जो लाइन हाइपरप्लेन होती है इसको हम डिसीजन बाउंड्री कहते हैं, जो कि दो पॉइंट्स को आपस में क्या करती है, अलग करती है। इस लाइन को जो हम यानी ड्रॉ करेंगे तो सपोर्ट फैक्टर किसको कहते हैं, ऐसे पॉइंट, ठीक है, जो आपकी मार्जिन और हाइपरप्लेन के बिल्कुल करीब तरीन होते हैं, यानी जो आपके हाइपरप्लेन के बिल्कुल करीब तरीन होते हैं, उसे हम कहते हैं सपोर्ट वेक्टर। यानी ये इस वेक्टर को सपोर्ट कर रहे हैं ना, ये हाइपरप्लेन जो बन रहा है, तो ये इसके बिल्कुल करीब तरीन है। 1 2 3 4 5 6 वरना इतने सारे पॉइंट्स थे। हमारे जो भी सपोर्ट वेक्टर्स हैं वो कितने, 6, 3 माइनस के यानी ब्लू है, और 3 रेड और 3 ब्लू है। तो आप इसमें प्लस माइनस किसी को भी बोल लें। तो ब्लू एंड रेड वाले जो हैं ये सपोर्ट वेक्टर हैं। तो हमारे पास इतने सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन टोटल सपोर्ट वेक्टर कितने हैं इसमें, 6 जी 6 सपोर्ट वेक्टर हैं जो कि आपके इस डेटा सेपरेशन को सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम इनको कह रहे हैं सपोर्ट वेक्टर। इस हाइपरप्लेन को ये सपोर्ट करते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे इनका जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम है, इस वजह से सपोर्ट वेक्टर है। तो सपोर्ट वेक्टर क्यों कहते हैं ये भी आपको पता चल गया। सर मेरा सवाल है कि मैक्सिमम को कैसे डिफाइन करेंगे? मैक्सिमम ये मतलब कोई पर्टिकुलर रेंज है इस पर्टेन टू दिस टॉपिक? अच्छा मुझे जरा 1 मिनट दें, मैं इसको चेक करता हूँ। लेट मी चेक। अच्छा ये पूरी यानी प्रेजेंटेशन है, इसके ऊपर हमने बनाई हुई है। और सपोर्ट वेक्टर कैसे काम करता है, देखिए सपोर्ट वेक्टर अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ये 3 पॉइंट जो है ये सपोर्ट वेक्टर है ना। सपोर्ट वेक्टर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जो कि लाइन के बिल्कुल जब हम सेपरेट करें किसी भी तरीके से, तो वो जो आपका हाइपरप्लेन हो उनके जो करीब तरीन जो पॉइंट्स होते हैं वो सपोर्ट वेक्टर कहलाते हैं। अब ये आपके सर्किल एंड स्क्वायर की एक लाइन है, आपकी एक लाइन डायगोनल हो सकती है। अब हम कैसे डिसाइड करें ये बेस्ट है, ठीक है, याद देखें ये भी सेपरेट कर दिए, ये बेस्ट है। कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, तो बहुत सारी आपकी पॉसिबल लाइंस हैं, बी ए
अच्छा, तो हम क्या करते हैं, इनमें से कौन सी बेहतर है? तो कौन सी बेहतर के लिए हम क्या करते थे, देखिए इसके दरमियान ये सपोर्ट वेक्टर था और इसके दरमियान देखिए एक लाइन बनी है, ये मार्जिन देखिए इसका कम है, यहाँ पे भी आपकी एक लाइन ड्रॉ हुई थी डायगोनल, ये दो सपोर्ट वेक्टर के इनके दरमियान मार्जिन देखें ज्यादा है। तो अब मुझे बताएं कौन सी बेहतर लाइन है, बी या फिर आपकी कौन सी है, एक B1 है और एक क्या है B2? कौन सी B1 ठीक है, B1 उसका मार्जिन ज्यादा होगा वो। क्या, तो ये आपने कैसे डिसाइड किया, आपको ये पता चल गया। हाइपरप्लेन क्या है ये आपको पता चल गया। अब इस तरह का डेटा है, इसमें ABC, तो सबसे बेस्ट कौन सी है? सर इसमें हम हाइपरप्लेन किस तरह नहीं सर, बी सर सही है, बी सही है, बी सही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये देखिए विजुअलाइजेशन से ही इंसान आइडेंटिफाई करना चाह रहा है। अच्छा, अभी तो आपका जो डेटा है ना वो लीनियर ही सेपरेटेबल है ना, कि लीनियर एक लाइन डाल के आप उसको सेपरेट कर सकते हैं। फिर बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, नॉन लीनियर को कैसे सॉल्व करते हैं, उनके लिए कर्नर्स लिखे जाते हैं। ABC, इसमें कौन सी बेस्ट होगी? सर सी। ठीक है, तो आपको अब ये देख के ही पता चल रहा है कि कौन सी सी वाली सर, सी वाली सर, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये डिसीजन बाउंड्री पे इसी को डिसीजन बाउंड्री क्या होगी फिर उसमें? सर इसमें ए होगा, इसमें अच्छा, ए वाली होगी सर। अब नहीं, इसमें हाँ देखिए एक प्रॉब्लम आ गई ना, अगर आप बी लेते हैं क्योंकि आपका डेटा यहाँ पे आ रहा है तो इसमें ए होगी बेस्ट। ठीक है, उसकी वजह क्योंकि आपका डेटा आ रहा है। अब इस तरह का डेटा आ जाए, अब ये जी लॉजिस्टिक रिग्रेशन वो अलग है। तो ये आपको बताना चाह रहा है SVM कैसे काम करता है। तो ये जो है आउटलायर, आपके पूरे डेटा को ये क्या कर रहा है, खराब कर रहा है। तो आउटलायर को इसलिए हम कहते हैं रिमूव करें। सॉरी, कुछ कह रहे थे सर? तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी तो इसी तरह क्लस्टरिंग करते हैं ना? हाँ ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी वो एक स्केल करके लिया आता है, वो रिग्रेशन लाइन होती है। ठीक है, वो रिग्रेशन के ऊपर चल रही होती है, ये SVM हाइपरप्लेन पे चल रही है, दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है। अच्छा जी, तो यहाँ पे देखें नॉन लीनियर हो तो क्या करते हैं, तो नॉन लीनियर में हम क्या करते हैं, उसको उसकी जो हाई डायमेंशन होती है ना उसको लो डायमेंशन की तरफ लाते हैं। ठीक है, यानी एक टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं, अगर इस तरह का डेटा आ जाए तो इसके ऊपर हम कोई ना कोई कर्नल लिखते हैं। ये जो इन्होंने लिखा है ना वैल्यू, जो भी आपकी X या Y वैल्यू है उसको इन्होंने कर्नल किया, एंड कर्नल करने के बाद उसकी डायमेंशन हाई डायमेंशन से लो डायमेंशन की तरफ लाएं। ऐसा ही है, ये हाई डायमेंशन थी ना, हाई डायमेंशन से आपने उसके ऊपर कोई भी कर्नल अप्लाई किया जो कि डेटा को ट्रांसफॉर्म करता है, और लो डायमेंशन पे लाएं। इनके दरमियान लाइन बना जा सकती है हाइपरप्लेन? डेफिनेटली बनाई जा सकती है सर, जबकि इसमें नहीं बनाई जा सकती थी। तो ये आपके पास तरीका है हाइपरप्लेन, जब आपके पास नॉन लीनियर डेटा होता है उसके लिए आप कर्नल लिखते हैं, वो कर्नल आपके डेटा को ट्रांसफॉर्म करता है। अच्छा, अब ये खैर एक पूरी एक रिसर्च है, मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं जाना चाह रहा। ये डिसीजन बाउंड्री जो है वो यही चीज है, ये स्लाइड्स वगैरह मिल जाएंगे, वो क्या चीज है सर? अच्छा चले, मैं देखूं कर्नल क्या है। कर्नल एक फंक्शन है, ठीक है, जैसे ये आपने लिखा ना ZX⁻2 Y⁻2, ये आपने क्या लिख दिया, कर्नल लिख दिया, एक फार्मूला लिख दिया जो कि एप्लीकेशन बताते हैं कर्नल की किस तरीके से अप्लाई हो रहा है। हाँ बिल्कुल, तो कर्नल की एप्लीकेशन ये थी कि आपका जो डेटा नॉन लीनियर फॉर्म में था जिसको आप लीनियरली सेपरेटेबल नहीं कर सकते थे, तो क्या करें, आप स्ट्रक हो गए SVM में। तो SVM के अंदर एक नई टेक्निक मुतारिफ करवाए गए जिसे हम कहते हैं कर्नल ट्रिक। कर्नल ट्रिक कुछ नहीं थी, कर्नल ट्रिक ये कहती थी कि आपका जो भी इनपुट है उसको ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है, उसको लीनियर फॉर्मेट में लिया है, जैसे भी आपका डेटा है उनको आप ट्रांसफॉर्म करके इसमें लिया है लीनियर फॉर्मेट में। तो मैंने जब ये XY तमाम डेटा पॉइंट्स को कर्नल्स से गुजारा तो ये डेटा इस तरह था, अब किस तरह हो गया, इस फॉर्म में आ गया। तो अब इनके दरमियान हाइपरप्लेन बनाया जा सकता है। तो कर्नल्स ने आपके डेटा के साथ यही ऑपरेशन परफॉर्म किया। नाउ इज इट क्लियर? कर्नल सिंपल इनपुट को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, नॉन लीनियर ये समझ में आ गया। जो ये इक्वेशन जो बनी है Z = जी जी, ये वाली इक्वेशन, ये किस तरीके से, ये कर्नल है, ये कर्नल है। अब वो कुछ भी हो सकती है, ये सिर्फ एक एग्जांपल देने के लिए बताई गई है कि ये डेटा को इस तरह ट्रांसफॉर्म करती है, ठीक है। वो डिसीजन बाउंड्री क्या चीज होती है फिर से? ओके, डिसीजन बाउंड्री आपकी सिंपल यही थी, जो बीच में आप हाइपरप्लेन बना लेते हैं ना, ये लाइन, तो ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है इसे हम क्या बोलते हैं,
इसको हम डिसीजन बाउंड्री कहेंगे, ठीक है, टेक्निकल नाम इसका हाइपरप्लेन है। तो इसको यानी हमें एक डिसीजन बाउंड्री ड्रॉ करनी है ना, नॉन टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल करूं तो क्या है, डिसीजन बाउंड्री, लेकिन टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या है, सेपरेटिंग हाइपरप्लेन, ठीक है। तो ये हाइपरप्लेन हम ड्रॉ करवाते हैं। सर ये हाइपरप्लेन हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे? अभी हमने देखा था हाइपरप्लेन बाय डिफॉल्ट मशीन या हम जो डेटा से ये देखते हैं कि भाई यहाँ पे हमने देखा था ना, ये देखें हमने 3 वेक्टर देखे, एक सपोर्ट वेक्टर ये, इनके दरमियान हमने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है। दूसरे में आपको देखें सपोर्ट वेक्टर एक ये और एक ये, इनके दरमियान भी हाइपरप्लेन हमने ड्रॉ की। फिर हम क्या करते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं, पहले वाले के यानी हाइपरप्लेन और इनके मार्जिन निकाले तो ज्यादा आ रहे हैं, दूसरे वाले के मार्जिन कम आ रहे हैं। तो इसमें जो हमें पता चला, हमें वो हाइपरप्लेन सिलेक्ट करना है जिसके सपोर्ट वेक्टर से मार्जिन डिस्टेंस जो वो क्या हो, कम हो या ज्यादा? सर ज्यादा हो। तो बस फिर कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, B1 और B2? B1 को डेफिनेटली। तो यही चीज आपको पता होनी चाहिए। चलें नाउ मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा देख लें भाई यहाँ पे मार्जिन क्या होती है, हाइपरप्लेन क्या होती है, ठीक है। सेपरेशन हाइपरप्लेन भी हम इसको कहते हैं, हाइपरप्लेन भी कहते हैं। मैक्सिमम मार्जिन ये हमारा पूरा यानी ये फॉर्म रहेगा। तो इसने सिंपल सी ये कहिए कि कर्नल ट्रिक होती है, जब आपके पास नॉन लीनियर डेटा होता है तो फिर हम उसको कर्नल ट्रिक के जरिए कन्वर्ट करते हैं। और ये कर्नल्स लिखने को ही, क्योंकि आपके डेटा ना मुख्तलिफ फॉर्म में आता था, कर्नल्स लिखने के ऊपर आपकी PhD हुआ करती थी, ठीक है। तो ये कर्नल्स की बहुत अहमियत है, बहुत सारे कर्नल्स हमें लिख के दिए गए हैं मुख्तलिफ डेटा टाइप के, डेटा के ऊपर, साउंड के लिए, ऑडियो के लिए, इमेज के लिए, वीडियो के लिए। तो बहुत सारे कर्नल्स लिखे हुए हैं जो कि आपके डेटा को नॉन सेपरेटेबल फॉर्म यानी नॉन लीनियर से लीनियर फॉर्म की तरफ मूव करते हैं। या नॉन लीनियर की वर्ड ना इस्तेमाल करें, यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल करें हाई डायमेंशन से लो डायमेंशन की तरफ लाते हैं, ठीक है। ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ये बेहतर रहेगा। सर जी जी सर, डीप लर्निंग में हमारा मॉडल ये खुद ही कर लेता है, ये जो लाइन ड्रॉ करनी है हाइपरप्लेन। अब वो डीप लर्निंग में बहुत सारे वो हाइपरप्लेन ड्रॉ करता है, वो लाइन ड्रॉ करता है, हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। वो खुद कर रहा होता है सारी चीजें, या यही कह लो कि हाइपरप्लेन वगैरह जितनी भी टेक्निक्स होती हैं वो खुद फाइंड कर रहा होता है। कैसा सर ये डीप लर्निंग का फायदा है ना हमें? बिल्कुल बहुत फायदा है यार, यानी कि करना हमें लिखने की जरूरत ही नहीं, वो खुद ही डिसाइड कर लेता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक। अच्छा अब देखें हमारे पास जैसे ये रिसर्च पेपर है, मैंने कॉपी किया, कुछ हमारे पास वेबसाइट है रिसर्च के लिए, जैसे कि है साइंस हब के नाम से, यार साइंस हब, वरना पैसों के हमें परचेज करना पड़ते हैं। यहाँ पे आप जाएं, इंटर, अच्छा ये कुछ पेपर नहीं है, आप गूगल से भी फाइंड कर लें। अच्छा ये पेपर कुछ ऐसे हैं जो फ्री में मिल जाते हैं, मैं गूगल करता हूँ। सर गूगल लिख के साथ में स्कॉलर लिखें तो बिल्कुल गूगल स्कॉलर तो आपको तमाम वो लिंक्स दे देगा, तमाम जर्नल्स वगैरह के। अच्छा यहाँ पे मैं दिखाना ही चाह रहा हूँ फ्री में यहाँ से मिल रहा है ना, गूगल मैंने किया है, वरना आप जो सर्च करते हैं ना scholar.google, यहाँ पे आप जाते हैं, यहाँ पे आप फाइंड कर लेते हैं। तो इससे रेलेवेंट जो भी देखें लिखा है ना आर्टिकल 1995 में लिखा गया है SVM के ऊपर, सपोर्ट वेक्टर मशीन, इसकी ये किताब भी फ्री में मिल रही है, स्प्रिंगर या आपका जर्नल है। अच्छा यहाँ फ्री में नहीं मिलेगी, आप ओपन वगैरह गए, कुछ फ्री होंगी, कुछ क्या होंगी पेड होंगी। तो अगर जो पेड वाली है, आपने यहाँ से नाम देखा, उसका लिंक उठाया और अभी साइंस हब के ऊपर जाएं, फ्री में आप कॉपी पेस्ट कर दें, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग की जो वर्ड हैं, आप ना इंडेक्स फैक्टर होता है, इम्पैक्ट फैक्टर की बेस के ऊपर डिसाइड करते हैं कौन सा जर्नल सबसे अच्छा है। इम्पैक्ट फैक्टर कुछ नहीं है, आपका जो पेपर लिखा गया है तो सबसे ज्यादा लोगों ने किस पेपर को रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल किया, जिसे हम कहते हैं साइटेशन, ठीक है। यानी आप कोई नया काम करने जा रहे हो और आपने कहा कि यार इससे पहले फला बंदे ने ये काम किया था, तो मेरे पेपर का रेफरेंस आपने इस्तेमाल किया, तो वो क्या कहलाती है, साइटेशन। साइटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिस जर्नल की, जिस पेपर की जितनी ज्यादा साइटेशन होती है वो इतना वर्थफुल होता है। अच्छा अब मैं आगे चलता हूँ यार, ये बड़ा एक लॉन्ग टॉपिक के हम दूसरी ही डायरेक्शन में निकल जाएंगे। तो ये रिसर्च पेपर है। अब बताने का मकसद ये है कि आप जब ये रिसर्च पेपर देखें ना, कम से कम, ज्यादा नहीं पढ़े,
कम से कम उस पेपर का आपने 2 चीजें पढ़नी होती हैं। वो 2 चीजें क्या है? वो 2 चीजें आपकी हैं, पहली चीज होता है उसके एब्स्ट्रैक्ट और दूसरी होती है कंक्लूजन। ठीक है, याद रहेगा क्या क्या पढ़ना है? पहली चीज क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट। जी जी, आप जो भी ना कहीं पे भी रेफरेंस देखें किसी भी पेपर का, आप गूगल स्कॉलर पे जाके उसको सर्च करें, पेपर को डाउनलोड करें, 2 चीजें लाजमी पढ़ा करें। पहली चीज है एब्स्ट्रैक्ट और दूसरा होता है कंक्लूजन लास्ट के अंदर। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, ये 2 चीजें आप लाजमी पढ़ा करें, आपको पूरा जो पेपर का मकसद है वो समझ आ जाता है सिर्फ इन 2 चीजों से। सर इसी वेबसाइट में अवेलेबल होगा springer.com जा सर्च करें। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, मुख्तलिफ जगह पे आपको मिल जाएगा पेपर, क्योंकि ये स्प्रिंगर के ऊपर इन्होंने पब्लिश किया है। ठीक है, तो ये स्प्रिंगर की मिल्कियत है। कब वो किया है ये सारी डिटेल आ रही है 1995 के अंदर। ठीक है, चलें जी, तो नेक्स्ट हम मूव होते हैं टॉपिक की तरफ। एसवीएम क्लियर है जी दोस्तों? जी सर। अच्छा यस सर, सर थोड़ा बहुत क्लियर। बाकी वो वीडियो देखेंगे क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, फिर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इन दोनों पॉइंट्स को सेपरेट करे। लाइन कौन सी सबसे अच्छी होती है? जिसका मार्जिन सबसे ज्यादा होता है। बीच वाली जो लाइन है इसको डिसीजन बाउंड्री भी हम कहते हैं, या सेपरेटेबल या सेपरेशन हाइपरप्लेन भी हम इसको कहते हैं। तो ये इसके नाम है। मार्जिन जिसके सबसे ज्यादा अच्छे ज्यादा होंगे उतना ही वो अच्छा हाइपरप्लेन होगा। सपोर्ट फैक्टर क्या होते हैं? वो पॉइंट्स जो कि इस लाइन को सपोर्ट करते हैं, डिसीजन बाउंड्री को सपोर्ट करते हैं, उसे हम सपोर्ट फैक्टर कहते हैं। तो ये इतनी सी चीजें इतने यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद कर्नल ट्रिक, उसको मैंने बहुत डीपली आपको बता दी। कुछ नहीं करता, इनपुट को हाई डायमेंशन से लो डायमेंशन की तरफ लाता है और उसके बाद उसके ऊपर एसवीएम अप्लाई कर देते हैं। अच्छा, फिर ये कर्नल ट्रिक के ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई है। तो ये क्या होती है? कर्नल ट्रिक कुछ भी नहीं है, क्या होते हैं? ये कर्नल फंक्शंस होते हैं और ये फंक्शन हम खुद लिखते हैं। अच्छा, अब ये भी नहीं है कि सारे आप लिखोगे, आप लोग तो क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन करने वाले लोग हैं तो ये रिसर्चर लिखते हैं। तो आपके पास ना कर्नल फंक्शन बहुत सारे लिखे हुए हैं, उनको आप जाके गूगल से सर्च कर सकते हैं। कर्नल फंक्शन बहुत सारी लिस्ट आ जाएगी कि कौन सी डेटा टाइप के ऊपर कौन सा कर्नल फंक्शन अप्लाई करना चाहिए। लेकिन हम खैर इसको इतना ज्यादा डीपली नहीं करेंगे। फिर क्या फीचर इंजीनियरिंग अब भी यहाँ पे क्या करना करती है? आपको खुद करना पड़ती है। इस वजह से परसेप्शन प्रॉब्लम की बात की थी हमने। परसेप्शन प्रॉब्लम सर की तो थी, परसेप्शन के बारे में बताया था आप। परसेप्शन कुछ नहीं है यार। इमेज के अंदर कासिम एक सोफे पे बैठा हुआ है, इमेज के अंदर कासिम एक चेयर पर बैठा हुआ है। बोथ आर डिफरेंट इमेज। ठीक है, डेटा वही है, इमेज वही है, परसेप्शन प्रॉब्लम दोनों इसके लिए अलग ऑब्जेक्ट हैं। तो परसेप्शन प्रॉब्लम, कासिम के चेहरे को रोटेट कर दें 90 से 95 पे, तो इसके लिए एक अलग इनपुट है। तो परसेप्शन प्रॉब्लम, या तस्वीर देख के उस तस्वीर में ऑब्जेक्ट क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है उस चीज को आइडेंटिफाई करना, ये क्या है? परसेप्शन प्रॉब्लम। तो परसेप्शन प्रॉब्लम के अंदर ये इतना अच्छा सपोर्ट नहीं करता। यहाँ पे फीचर इंजीनियरिंग आपको खुद करना पड़ती है, सारे कॉन्सेप्ट खुद करना पड़ते हैं। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हम उसकी तरफ जा रहे हैं। इस एल्गोरिथम का नाम क्या है? डिसीजन ट्री। डिसीजन, अच्छा डिसीजन ट्री में क्या होती है? आप ना डिसीजन ट्री मैप करते हैं। मुझे एक मिनट दोबारा दे। वालेकुम अस्सलाम जी। सर एक क्वेश्चन था ये कि सर संडे की क्लास ले सकते हैं? संडे की क्लास ले सकते हैं? सैटरडे में तुम मुझे ना व्हाट्सएप करो, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, देखते हैं। ठीक है सर, मुझे व्हाट्सएप कर देना, चेक करते हैं। अच्छा मैं कौन सा टॉपिक बताना चाहता? डिसीजन ट्री। ओके अच्छा, मैं थोड़ा सा सिर्फ यहाँ पे शेयर करूंगा, उसके बाद इसको हटा देता हूँ। देखिए मैं आप लोग को ना डाइवर्ट नहीं करना चाह रहा, वरना टॉपिक तो बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये है कि आप इस तरफ जाएंगे ना तो ये अलग ही दुनिया है मशीन लर्निंग की। जब मशीन लर्निंग इंजीनियर वगैरह बनेंगे तो इंशाल्लाह ताला देख लेंगे, लेकिन हमें इसकी जरूरत इतनी नहीं पड़ती है। देखिए हमारे पास डेटा है, हमें ट्री बनानी। ट्री क्या बन रही है? देखें आपका सबसे ऊपर इसमें रखा रिफंड। ठीक है, रिफंड या तो होता है या नहीं होता। अब डिसीजन बन रहे हैं, अगर रिफंड यस होता है तो आगे क्या होता है? कुछ भी, आप पैसे दे देते हो। रिफंड नो होता है तो अब आप क्या देखते हैं? ये क्या है? मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस अगर नो होता है
तो आप यानी यहाँ पे प्रोसेस रुक जाता है, आप उसको पैसे नहीं देते। अगर वो सिंगल या डाइवोर्स है तो फिर दो चीजें और देखते हैं, क्या? टैक्स इनकम, उसकी टैक्स इनकम क्या है। अगर वो लेस देन 80 होती है तो वो नो कर देते हैं, और अगर टैक्स इनकम क्या होती है आपकी मोर देन 80 की होती है तो हमारे पास यस हो जाती है। ये इस डेटा से देख के एक डिसीजन ट्री बनी, ठीक है। अच्छा, अब ये कैसे बनती है? जी जी सर यहाँ पे तो डायरेक्ट नो बोल दे रहा है ना, नो में इतने जो डिसीजंस क्यों चेक कर रहा है वो? डिसीजन डिसीजन यानी ये एक हायरार्की बना के दे रहा है कि अगर आपके पास यानी ये हायरार्की गुजरती है तो यहाँ पे आके मैरिड अगर है तो वो क्या होता है? नो होता है, ठीक है। मैरिड यस या नो है, तो मैरिड यस या नो के ऊपर क्या डिसीजन कर रहा है? नो के ऊपर कुछ डिसीजन नहीं कर रहा है। डाइवोर्स और सिंगल के ऊपर ये दो चीजें चेक करता है और उसके बाद फाइनल यस या नो आपको प्रोवाइड करता है। देखिए चीट हुई या नहीं, हमें ये चीज फाइंड करनी है ना। तो हम रिफंड देखते हैं, रिफंड अगर यस है तो उसके साथ चीटिंग नहीं होती, ठीक है। रिफंड नो है तो अब क्या है? उसका मैरिटल स्टेटस देखते हैं, मैरिड है तो उसका यानी हम करते हैं चीटिंग नहीं होगी इसके साथ, ठीक है। सिंगल या डाइवोर्स है, इनकम देखते हैं उसकी, लेस देन तो नो, अदरवाइज उसके साथ चीटिंग हो सकती है। ये एक डिसीजन ट्री बना है, एक अभी मैनुअली आप इसको आप समझे विजुअलाइज बेस कि ये बन गया। कैसे बना? ये एक अलग दुनिया है। इसके लिए जिनी इंडेक्स हम इस्तेमाल करते हैं, एंट्रोपी का इस्तेमाल करते हैं, इंफॉर्मेशन गेन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक पूरी यानी दुनिया है, टॉपिक है जो कि हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, मैं अब ज़्यादा नहीं करना चाह रहा क्योंकि इसके अंदर इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया ना। ये हमारे पास डिसीजन ट्री की टाइप होती है, फिर एक एक डिसीजन ट्री हम किस तरह निकालते हैं, ठीक है। सर ये एल्गोरिदम्स आप पुश कर देंगे गिटहब पे? असल में मैं डाइवर्ट नहीं करना चाह रहा, जस्ट दिखा रहा हूँ। जी सर जी बोले। सर ये एल्गोरिदम जो है मैंने सुना है कि कुछ की जो है वो लर्निंग कैपेबिलिटी होती है, कुछ की नहीं होती। तो क्या डिसीजन ट्री की लर्निंग कैपेबिलिटी होती है? देखिए लर्निंग कैपेबिलिटी से मुराद क्या होते हैं? कुछ पैरामीटराइज होते हैं, कोई नॉन पैरामीटराइज होते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें वेट्स ऑटोमेटिक जनरेट होते हैं, इसके अंदर वेट्स जनरेट नहीं होते। इसमें जो डेटा है ना, डेटा से ही इंफॉर्मेशन यानी हम एंट्रोपी वगैरह निकालते हैं और उसकी बेस के ऊपर पॉइंट सेट कर देते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि ट्रेनिंग का एक डेटा भी कम या ज्यादा करो ना आप, आपकी पूरी डिसीजन ट्री चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये डिपेंडेंट है, आपकी जो डिसीजन ट्री बनी थी ये पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी। तो ये बड़ी यानी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये पैरामीटराइज होता है, नॉन पैरामीटराइज होता है। तो यहाँ पे क्या ये नॉन पैरामीटराइज, यहाँ पे पैरामीटर्स जो होते हैं वेट्स वगैरह जनरेट नहीं होते। ये देखिए, ये गेन निकालना है, गेन का फार्मूला था कुछ होता है, ये समझे, जिसके अंदर आप दो चीजें देते हैं, उसकी बेस के ऊपर एक कैलकुलेशन होती है और ये वापसी आ जाए, भूल जाए इसको, ठीक है। कभी आपने इसको देखा था ये भी नहीं सोचिएगा। डिसीजन ट्री के ऊपर आ जाए। तो डिसीजन ट्री क्या है? आपका डेटा जाता है जिसके अंदर आप क्लासिफिकेशन करवाते हैं, यस या नो, या आपकी मल्टी क्लासिफिकेशन भी हो सकती है। इट्स अप टू यू कि आप कौन सी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व करवाना चाह रहे हैं। उसके अंदर जो आपकी नोट्स होती हैं, यस या नो, उसकी बेस के ऊपर कैटेगरी डिफाइन की जाती है। तो ये आपका क्या होता था? रैंडम सॉरी डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री अब भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारी यानी आपकी छोटे डेटा के लिए आपकी क्लासिफिकेशन करवानी है और उसकी बाकायदा हायरार्की भी दिखानी कि यार ये किस बेस के ऊपर डिसीजन ले रहा है, इसके क्या एक मैप बन रहा है। तो वो आप यानी किसके जरिए दिखा सकते हैं? डिसीजन ट्री। बल्कि लास्ट टाइम हमने पहली क्लास के अंदर किया भी था ना, डिसीजन ट्री के जरिए सॉल्व किया था, याद है? पूरी वो मैप बनाई थी डिसीजन ट्री। जी सर, वो बनाया था सर आपने, है ना? यस सर। बिल्कुल, तो वही डिसीजन ट्री है। तो बस इसको आप समझ लें, डिसीजन ट्री होती है जिसके अंदर तीन चीजों के जरिए या तो आप यानी कैलकुलेशन कर सकते हैं, और वो तीन कैलकुलेशन क्या क्या थी अभी हमने देखा था, ठीक है। सर जब हम ज्यादा एट्रीब्यूट्स के ऊपर या कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट्स के ऊपर काम करते हैं तो तब हम डिसीजन। आपकी आवाज ब्रेक हो गई है, ठीक है। हमारे पास तीन चार तरीके हैं जिसमें हम इंफॉर्मेशन गेन, एंट्रोपी, ठीक है, इनके जरिए यानी ये डिसाइड करते हैं कौन सी नोट पहले आएगी और कौन सी नोट बाद में आएगी। चले कोई नहीं। अच्छा, अब इसका ना एक एडवांस वर्जन बनाया गया, उसका नाम था रैंडम फॉरेस्ट। डिसीजन ट्री में एक ट्री था, ठीक है, और रैंडम फॉरेस्ट में इन्होंने क्या किया है, आई थिंक
मैं यहाँ पे ये देखें, बूस्टिंग एक टेक्निक है या असेंबल लर्निंग भी हम उसको कहते हैं। उसमें क्या होता है, हमने यहाँ क्या किया, कितने एल्गोरिथम ले लिए, कितने डिसीजन ट्री लिए दोस्तों? 1 2 3 सर 3। वही सेम डेटा मैंने पहले डिसीजन ट्री से गुजारा, दूसरी से गुजारा, तीसरी से। आप देखें एक चीज नोट करें, पहले में जो आपकी यानी हायरार्की फॉलो हुई, इसने कहा ये ए है, ठीक है। अच्छा, दूसरी में हुआ, इसने कहा नहीं ये बी है, तीसरी से भी गुजरी यानी ये समझे इसने कहा ए है। तो ये क्या है, 3 डिसीजन ट्री है जिसके अंदर सेम आपका डेटा जाता है, मॉडल ट्रेन होता है, उससे आपकी प्रेडिक्शंस होती है। प्रेडिक्शन होने के बाद ए बी सी, अब आप वोटिंग, सबकी इक्वालिटी इक्वल है। मैंने एक टीम बनाई, एक कमेटी बनाई, वो कमेटी क्या करती है, किसी भी बंदे को हम हायर करते हैं, उससे रेलेवेंट हमें फीडबैक देती है, यस या नो। हर बंदे के अपने वोट हैं, हम किसको हायर करेंगे, जिसके सबसे ज्यादा कम वोट होंगे या सबसे ज्यादा होंगे? जिसके ज्यादा होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो टेक्निक है ये कहलाती है एक्सी बूस्ट की ये बैगिंग, जिसके अंदर हम वोट की बेस के ऊपर डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो वेट की बेस पे हमने डिसाइड किया, जैसे इसने भी ए कहा और इसने भी ए कहा, राइट साइड वाले को कहा, इसने इसको बी कहा था, तो इसको क्या होना चाहिए, ऑरेंज होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए जी। इसने भी इसको ऑरेंज कहा है, इसको ऑरेंज होना चाहिए, ठीक है। इसने इसको ऑरेंज कहा है, सब ब्लू, ठीक है। या इसको नाम दे दें, 2 में से एक है, ठीक है। लेफ्ट साइड वाली ए, राइट साइड वाली बी, ठीक है। तो ये जो नॉट्स एंड के अंदर बन रही हैं, तो अब इसने इसको कहा ये बी है, इसने इसको कहा ए है, इसने इसको कहा ए है, ठीक है। तो ये आप डिसाइड कर लें कि ये बी है, उसकी बेस के ऊपर वोटिंग जिसकी सबसे ज्यादा होगी हम उसको उसी क्लास के अंदर क्लासिफाई करवाएंगे। तो ये हमारे पास असेंबल लर्निंग सर, मतलब इसके हेल्प से भी एक्यूरेसी बढ़ रही है ना हमारी? हाँ, इससे एक्यूरेसी बढ़ रही है। जैसे आप ये देखें, बल्कि मुझे सेव कर लेना चाहिए यार, है ना, ताकि नेक्स्ट टाइम आप लोग को ये सारी तस्वीरें याद रहें। आप लोग की हैं PIAC और Q सैटरडे क्लास, जी सर। एक मिनट मुझे देगा दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम। किसी दोस्त को अगर लोकल एनवायरनमेंट क्रिएट करने का पता है तो काइंडली बता दे कैसे करना है, मतलब टेंसरफ्लो कैसे इंस्टॉल करना है, उसके साथ साथ क्या क्या चीज़ें हैं, उसके लिए अलग एनवायरनमेंट बनाना है या उसी एनवायरनमेंट में उसको इंस्टॉल करना है। हेलो, वो पांडा से या पाइथन के एनवायरनमेंट में टेंसरफ्लो इंस्टॉल करना है या यही मैं पूछ रहा हूँ। या आप गूगल कोलैब यूज कर लें टेंसरफ्लो के साथ जी, वहाँ पे हेल्प अभी वो तो सही है, लेकिन अगर मैं लोकल मशीन पे काम करना चाहूँ तो फिर लोकल के लिए आप ये नोटपैड यूज कर सकते हैं, पाइथन वाली जुपिटर नोटबुक। नहीं, वो तो मैं कह रहा हूँ ना, मतलब जब टेंसरफ्लो जब इंस्टॉल करता हूँ ना तो वो इंपोर्ट नहीं होता सही तरह से, वो पता नहीं क्या प्रॉब्लम दी है इस तरह का कोई। अच्छा, आपने ऐसा किया होगा, फिर आपका प्रॉब्लम होगा, एनाकोंडा से इंस्टॉल करें ना आप।
जी एनाकोंडा मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। नहीं, अगर हो सकता है आपकी जो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं वो टेंसरफ्लो को मैनेज वो उसको दूसरा अलग से वो बन गया होगा चैनल या कर्नल, सही है। तो उसमें आप जाके देखिए एनाकोंडा आप खोले, ऊपर से आपका चैनल या कर्नल ऐसे कुछ लिखा हुआ होता है, वो आएगा। आप उसको दूसरा वाला खोलेंगे ना तो उसमें आपका शायद हो गया, और मेरे साथ यही हुआ था कि मेन फ्रेम में नहीं हुआ था, दूसरे वाले में हो गया था मेरा। अच्छा चलें दोस्तों, वेलकम बैक। और ये इंस्टॉलेशन वगैरह की ना चीज़ें बहुत ही आसान है। अगर इसके ऊपर नहीं भी हो रहा तो कॉल ऐप को इस्तेमाल कर लें, उसके ऊपर आसानी से हो जाएगा। Q2 तो हो जाएगा, 3 में आपको फिर GPU वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। तो नेक्स्ट क्वार्टर के लिए भाई आप लोग तैयार हो जाएं कि आपको एक अच्छी मशीन चाहिए होगी। अदरवाइज फिर क्लाउड के ऊपर हम ये सर्विस इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये लास्ट क्लास मैंने अटेंड की थी, तो मुझे एक मेल आई थी कि आप एब्सेंट थी लास्ट क्लास में। नहीं, वो ईमेल हमने सबको राउट की थी कि आप लोग प्रॉपर अपनी क्लास। सर ये क्लास दे रहे हैं, सर ये क्लास डे अटेंडेंस बहुत लग रही है, अटेंडेंस लगवानी है। अटेंडेंस आप लोग की देखें, आप लोग अपनी यूजर नेम जो कि आपको बार बार कहा है कि अपना नेम और रोल नंबर लिखें, तो वहां से आपका जो नेम है ना वो उसकी पूरी लिस्ट आ जाती है बैकएंड के ऊपर। तो जो भी उसको ज्वाइन करता है, हमारे पास तमाम जो कैंडिडेट होते हैं उनकी लिस्ट आ जाती है। तो इस वजह से आपको बार बार कहा गया कि अपने नाम को रीनेम कर दें, तो जिसका नाम रीनेम होगा उसकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। जी थैंक यू। ठीक है सर, तो मेरी जी एक्चुअली रिक्वेस्ट है सर, वो मेरे एग्जाम हो रहे थे यूनिवर्सिटी में, तो 1 महीने से ना मैं क्लासेस नहीं ले रहा था। अगर उसकी अटेंडेंस मेरी मार्क हो जाए तो। नहीं, वो अटेंडेंस मार्क नहीं हो सकती, वो सिस्टमेटिकली है, तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अटेंडेंस देखिए यहाँ पे 121 स्टूडेंट आज यानी हैं, तो उनकी ही अटेंडेंस मार्क्स होगी, इसके अलावा नहीं हो सकता। अटेंडेंस का फायदा ये है कि आपने प्रॉपर क्लासें ली हैं, तो वैल्यूएशन के अंदर इसका कुछ ना कुछ पार्ट है। ठीक है, वरना ऑनलाइन पढ़ना चाह रही है आपकी मर्जी है, पोर्टल के ऊपर चीजें मौजूद हैं, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। अच्छा, अब देखिए लास्ट हम इसको टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, बैगिंग एंड बूस्टिंग। बैगिंग एंड बूस्टिंग में क्या है? बैगिंग, बैग की तरह आप उनको क्या करते हैं, 3 या 4 अलग अलग क्लासीफायर, सेम क्लासीफायर लेते हैं। पहले के वोट होते हैं इंडिविजुअल, दूसरे का भी इंडिविजुअल वोट होगा, तीसरे का भी इंडिविजुअल होगा। ठीक है, ये लोग कोई डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे के ऊपर, अलग अलग अपनी बेस के ऊपर वोटिंग करते हैं, और हम उस वोटिंग की बेस पे डिसाइड कर लेते हैं जिसका सबसे ज्यादा वोट होंगे हम उसको उस क्लास में डाल देंगे। तो ये जो टेक्निक थी इसका नाम क्या था? बैगिंग, एनसेंबल लर्निंग के अंदर। सर हमारे पास को बड़ा कर देंगे, इसको और बड़ा करूं? ये देखिए सर साइड में खुली पड़ी है मेरे पास। साइड में खुली हुई है, मैं समझ नहीं पा रहा। ये बिल्कुल सेंटर में है बैगिंग। सर समय मेरे पास गूगल क्रोम साइड में आ रहा है, थोड़ा पिक्चर हाफ शो हो रही है। अच्छा, हाफ शो हो रही है। अच्छा, मैं स्क्रीन को स्टॉप करके ना दोबारा शेयर करता हूँ। जी सर, अब बताएं। अब नजर आ रही है सर। अच्छा, तो यहाँ पे आप देखिए बैगिंग कॉन्सेप्ट था। बैगिंग कॉन्सेप्ट में क्या था, अलग अलग क्लासीफायर हो सकते हैं, ठीक है, उन सब में अलग अलग डेटा जाता है, अलग अलग अपनी वो प्रेडिक्शन करते हैं। पहले ने प्रेडिक्ट किया 1, दूसरे ने किया 1, तीसरे ने किया 3। तो ये वोट हमारे पास आ रहे हैं, मैं वोट की बेस पे डिसाइड करूं, जिसके सबसे ज्यादा वोट हो हम उस क्लास में उसको मार्क कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट था बैगिंग। अब हमारे पास एक नया तरीका आया है, वो भी आपकी यानी एनसेंबल लर्निंग का पार्ट है, जिसे हम कहते हैं बूस्टिंग, XG बूस्ट। इन दोनों का काम ये होता है कि ये वीक लर्नर को स्ट्रॉन्ग लर्नर में कन्वर्ट करते हैं। बूस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है? वीक को स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करते हैं, लर्नर को स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, बूस्टिंग में आपका डेटा जाता है और ये प्रेडिक्शन करता है। प्रेडिक्शन क्या करता है, ये फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स यानी नेगेटिव एंड पॉजिटिव करता है। अच्छा, अब वो जो रॉन्ग प्रेडिक्शन होती है ना, ठीक है, हमारे पास वो डेटा आ जाता है पहली वाले अंदर, लूप के अंदर। अब ये क्या करता है, रॉन्ग वाली जो प्रेडिक्शंस होती है ना, उनके ना वेट्स बढ़ा देता है सिलेक्शन के अंदर। ठीक है, रॉन्ग वाली जो प्रेडिक्शंस होती हैं फर्स्ट मॉडल से गुजर के जो आई, उसकी वेट बढ़ा देगा सिलेक्शन के अंदर। तो नेक्स्ट टाइम जब आपका सेम वो डेटा जाएगा तो उसके अंदर अब ज्यादा जोर दिया जाएगा जो पुरानी वाली गलतियां हुई थी, ठीक है, जो रॉन्ग प्रेडिक्शन हुई थी, अब उनको सही प्रेडिक्ट करने की कोशिश की जाएगी। अच्छा, अब जब होगी तो पुराने वाली जो आपकी रॉन्ग प्रेडिक्शंस हुई थी वो इंप्रूव हो जाएंगी। ठीक है, फिर इसी तरह
अब दोबारा भी कुछ रॉन्ग प्रेडिक्शंस हुई होंगी, अब उनके ऊपर उनके वेट सिलेक्शन में बढ़ जाएंगे और उनके ऊपर ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। तो ये एक लूप चलता है जो कि आपकी वीक लर्नर को स्ट्रॉन्ग लर्नर में कन्वर्ट करता है। जिस तरह इंसान को मैं कोई चीज सिखाऊं, उससे वो गलती हुई, मैं उस गलती को इंप्रूव करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी चीजें तो वो सही परफॉर्म कर रहा है, तो नेक्स्ट टाइम उसकी वो गलती भी इंप्रूव हो जाएगी। थर्ड टाइम वो कोई नई गलती करता है या वही पुरानी गलती दोबारा करता है, तो मैं दोबारा उस गलती के ऊपर जोर देता हूँ बानिस्बत दूसरी चीजें जो उसने सीख ली। ये आपके पास क्या था, बूस्टिंग का कॉन्सेप्ट है। सर इसमें फर्स्ट टाइम जैसे हमें पता कैसे चल रहा है कंपैरिजन के लिए, तो हमारे पास कोई डेटा है ही नहीं फर्स्ट टाइम के लिए कि हमें पता कैसे चल रहा है कि गलती हुई है इससे। नहीं हमारे पास डेटा है ना। डेटा कैसे है, हम क्या करते थे, हम मॉडल को जब इनपुट देते हैं साथ में आउटपुट भी तो देते हैं। उस प्रेडिक्शन के लॉस कैलकुलेट करते हैं प्रेडिक्शन के बाद। जब वो प्रेडिक्शन कर लेता है तो लॉस कैलकुलेट होता है, तो लॉस की बेस में मुझे पता चल गया कौन सा सही कौन सा गलत है। तो अब मैं नेक्स्ट टाइम उन जो अभी गलतियां हुई है ना उनको मैं वेट बढ़ा दूं या इनको ज्यादा सीखो, तो नेक्स्ट के अंदर उसको ज्यादा सीखेगा। फिर तीसरे में भी हम कहते हैं उसको जी रिपीट कर सकते हैं बैक एंड बूस्टिंग को, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में करते हैं। बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड हम करते हैं। बैगिंग में कुछ नहीं है, बैगिंग के अंदर अलग अलग आपकी क्लासिफायर और वो इंडिविजुअल सब, यानी किसी पे कोई डिपेंड नहीं है, अलग अलग अपनी यानी प्रेडिक्शन करते हैं। इसने ए किया, इसने ए किया, इसने सी किया, तो हमारे पास तब की तीनों की अलग अलग प्रेडिक्शन आ गई। तो मैं देख रहा हूँ मेजोरिटी वोट किसको जा रहा है, ए को, तो मैं ए बोलूंगा इसको। तो ये हमारे पास बैगिंग का कॉन्सेप्ट था एनसेम्बल लर्निंग में। फिर हमारे पास बूस्टिंग का कॉन्सेप्ट आया। बूस्टिंग में क्या होता है, एक ही डेटा पहले मॉडल से गुजरता है, उसमें कुछ गलतियां करते हैं। अब वो जो गलतियां हुई है ना, नेक्स्ट वाले यानी जो आपके आइट्रेशन या आपका क्लासिफायर या वही सेम क्लासिफायर है, उसके अंदर वो गलतियों वालों की जो सिलेक्शन है वो ज्यादा होगी, यानी उनको इंप्रूव करना है। तो अब उसको वो सीखता है, वो गलतियां कुछ इंप्रूव होती हैं, कुछ बाकी रह जाती हैं। फिर दोबारा आप जो गलतियां बाकी रही हैं उनको मैं ज्यादा यानी वोट कर देता हूँ कि यार इसको अब दोबारा ज्यादा सीखो, इसमें गलती आ रही। तो जिस तरह हम इंसान की एग्जाम्पल लेते हैं, आपको कोई टीचर कोई भी आपका ट्रेनर आपको कोई चीज सिखाता है, आपने पहली चीज की, आपने 10 गलतियां की, 10 गलतियां उठाई, अब वो आपने जो चीजें सही की है ना उनको नहीं सिखाएगा, उसकी ज्यादा जो तवज्जो होगी जो आपने 10 गलतियां की हैं उनको सिखाएगा। 10 गलतियों में से आपने 8 गलतियां और सही कर ली, कितनी रह गई, 2। तो अब इसका दोबारा जो फोकस है वो जो 2 गलतियां उनको सही करवाने की कोशिश होगी। तो ये आपके पास बूस्टिंग का कॉन्सेप्ट है। सर ऐसा भी हो सकता है, फीचर्स की बात कर रहे हैं, फीचर्स नहीं, प्रेडिक्शन के बाद जो लॉस आता है ना। अच्छा ठीक है सर ऐसा भी हो सकता है कि हम बहुत ज्यादा बूस्टिंग कर दें और उसकी जो लॉस फंक्शन है वो डिक्रीज होने की बजाय बढ़ना शुरू कर जाए। देखिए कुछ नहीं, ये हमेशा यानी नेक्स्ट वाले की इम्प्रूवमेंट ज़्यादा ही होती है, और फिर आपका जब डेटा गलत हो ना तो फिर ये चीज़ हो सकती है कि बहुत ज़्यादा करने के बाद दोबारा लॉस पड़ना शुरू हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ग्रेडियंट बेस्ड नहीं है ये, तो ऑप्टिमाइजर टेक्निक्स जो है वो अलग अलग होंगी। अच्छा तो हमारे पास डिसीजन ट्री था, ये सिंगल ट्री था। अगर मैं डिसीजन ट्री एक साथ 4 या 5 ले लूं और उनकी वोटिंग की बेस पे डिसाइड करूं तो उसको हम क्या कहते थे, रैंडम फॉरेस्ट। ठीक है, उसका नाम क्या रख दिया इन्होंने, रैंडम फॉरेस्ट। और रैंडम फॉरेस्ट जो यानी टाइप है वो असेंबल लर्निंग की, जिसे हम कहते हैं बैगिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या थी, बहुत सारी आपके पास डिसीजन ट्रीज थी, और हर पहली ट्री का प्रेडिक्शन, दूसरी का, तीसरी का, जिसके सबसे ज्यादा प्रेडिक्शंस होंगी हम उस क्लास में उसको फॉलो करवाएंगे। आगे चलते हैं फास्ट, क्योंकि टॉपिक कुछ ज्यादा रह गए। न्यूरल नेटवर्क के ऊपर आ जाते हैं। तो न्यूरल नेटवर्क की अगर मैं बात करूं, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जॉफ्री हिंटन जो है, इन्होंने CNN के ऊपर बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इमेजनेट का एक पूरा यानी आपके पास कंपटीशन होता है, तो 2012 के अंदर इनकी टीम ने डीप लर्निंग के ऊपर प्रैक्टिकल वर्क परफॉर्म किया, जिसके अंदर इन्होंने एनवीडिया को इस्तेमाल करते हुए क्लासिफिकेशन करवाई। इमेजनेट 1.4 बिलियन इमेजेस उसके अंदर मौजूद हैं। टोटल 1000 कैटेगरीज हैं मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट की जो रियल वर्ल्ड में होते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं इन्होंने इस डेटा सेट को इस्तेमाल किया, 1000 कैटेगरीज उसमें मौजूद थी 2011 के अंदर, और इनकी जो एक्यूरेसी थी वो टॉप 5 के अंदर आई। ठीक है, जिसकी वजह से इनका मॉडल जो था वो विन कर गया। तो अप्रोच कंप्यूटर विजन के अंदर वाज ओनली 74। तो इससे पहले जो थी इनकी क्या थी, 74 थी, और इन्होंने जब इसको लगाया तो आपकी एक्यूरेसी कितने पे पहुंच गई, 10% के करीब इन्होंने इंप्रूव किया, यानी 83 के ऊपर। 74 से डायरेक्टली आप 83 पे आ गए, ये बहुत बड़ी जंप थी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ
आपके एनवीडिया और इसको इस्तेमाल करते हुए, और आगे फिर इसके अंदर इम्प्रूवमेंट करते गए, अब यानी 2019 के अंदर 96 पॉइंट पे हम पहुंच गए। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आपको बता रहा है। तो कॉन्फनेट कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क जो हम चैप्टर 5 के अंदर बहुत डीपली पढ़ने वाले हैं उसको इस्तेमाल किया है। इसके अलावा मैंने कहा एनवीडिया जो है उसको इस्तेमाल किया है। अच्छा, इससे पहले यानी जो आपकी चीजें इस्तेमाल होती थी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग, एसवीएम, डिसीजन ट्री वगैरह को हम इस्तेमाल करते थे। वाइड रेंज इससे पहले बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ठीक है, बूस्टिंग वगैरह का भी कॉन्सेप्ट ये अभी आगे बताएगा। ठीक है, अब ये डीप लर्निंग किस तरह इसको डिफरेंट करती है, तो हमें ये चीज पहले ही पता है। शैलो लर्निंग में 2 लेयर होती हैं, या फिर कितनी लेयर होती हैं, 1 लेयर होती है, जबकि डीप लर्निंग में मल्टीपल लेयर्स होती हैं। यहाँ फीचर इंजीनियरिंग हमें खुद करना पड़ती है, वहाँ पे फीचर इंजीनियरिंग डीप लर्निंग में R2 होती है। तो ये इसका सबसे मेजर डिफरेंट है। ऑप्टिमाइजेशन जो टेक्निक है वो दोनों की क्या है, लेयर्स बाय लेयर्स आपकी लर्निंग होती है। हर लेयर दूसरी लेयर से वैल्यूएंट जो इन्फॉर्मेशन है वो जानती है। हर लेयर का डेटा दूसरी लेयर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये थोड़ी सी चीजें, ये आपको ना थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा यार। ये थ्योरी है, थ्योरी के ऊपर मैं इतना ज्यादा वो नहीं कर रहा, एक दफा आप पढ़ेंगे। तो ज्वाइंटली लर्निंग होती है। ठीक है, ज्वाइंटली लर्निंग क्या है, पहली लेयर सीखती है, वो वेट्स दूसरे को भेजती है, प्रोडक्ट करने के बाद तीसरी को भेजती है। तो न्यूरल नेटवर्क जो है वो ज्वाइंटली यानी सारी लेयर्स एक दूसरे से मिलके सीखती हैं। जब से आपने देखा डिसीजन ट्री जो था या रैंडम फॉरेस्ट जो था, तो रैंडम फॉरेस्ट के अंदर वो अलग अलग, ज्वाइंटली नहीं, पहले वाला अलग है, इंडिपेंडेंटली लर्न कर रहा है, दूसरा अलग है, तीसरा अलग है। तो ये शैलो लर्निंग और डीप लर्निंग के अंदर कुछ डिफरेंशिएट कर रहा है जो आपको बताना चाह रहा है। अच्छा, अब बात आ रही है कि भाई इतनी हाइप अभी जाके क्यों क्रिएट हुई है। तो हम बात करते हैं, हमारे पास डेटा नहीं था, हमारे पास अच्छे हार्डवेयर नहीं थे, और एल्गोरिथम जो थे उनके अंदर इतनी इंप्रूवमेंट नहीं थी। ठीक है, तो अब हमारे पास केगल है, डेटा मौजूद है, मुख्तलिफ वेबसाइट है, वहां से हम डेटा स्क्रैप कर सकते हैं, क्रॉल कर सकते हैं। यानी वेब स्क्रैपिंग का, क्रॉलिंग का बात एक ही है। तो आप वेब स्क्रैपिंग करके मुख्तलिफ वेबसाइट से पब्लिक डेटा जो है उसको उठा सकते हैं। और क्या है आपके पास एल्गोरिथम इतने अच्छे नहीं थे, आपके एल्गोरिथम इंप्रूव हुए, LSTM वगैरह का मुतारिफ करवाया गया है, ग्रेडियंट बेस्ड ऑप्टिमाइजर है, आपके जो वेट्स इनिशियलाइजेशंस होती हैं उनकी टेक्निक्स हैं। तो ये सारी की सारी चीजें पहले नहीं थी। ना आपके पास डेटा ज्यादा था, अब डेटा भी ज्यादा है। ना आपके पास एल्गोरिथम अच्छे थे या उनकी इंप्रूवमेंट थी, अब आपके पास एल्गोरिथम भी अच्छे हैं। एंड फाइनली आपके जो हार्डवेयर है वो हार्डवेयर इतने अच्छे नहीं थे। यानी पहले आपके पास सिर्फ CPU होते थे, हमारे पास इस वक्त GPU मौजूद है, TPU मौजूद है, DPU मौजूद है। तो हमारे पास इतने अच्छे हार्डवेयर मौजूद हैं जो कि पर्टिकुलर टाइप के डेटा को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो इससे पहले देखें XGBoost वगैरह जो बैगिंग, और अभी हमने इसकी बात की है ना, बैगिंग की और बूस्टिंग की बात की है, SVM वगैरह के ऊपर, मुख्तलिफ एल्गोरिथम के ऊपर ये बैगिंग XGBoost को इस्तेमाल किया जाता था। और ये सेकंड लास्ट आपका एल्गोरिथम, इसको हम कह सकते हैं सेकंड टॉप एल्गोरिथम कह सकते हैं डीप लर्निंग में। तो डीप लर्निंग में हम XGBoost वगैरह को इस्तेमाल मशीन लर्निंग में हम इस्तेमाल करते हैं। ये सेकंड बेस्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग का सेकंड बेस्ट एल्गोरिथम है। डीप लर्निंग फर्स्ट है, तो XGBoost क्या है, सेकंड है। कैगल की कॉम्पिटिशंस वगैरह के ऊपर डीप लर्निंग से पहले C को इस्तेमाल किया जाता था, परसेप्शन प्रॉब्लम्स वगैरह के लिए भी। तो XGBoost क्या थी, ये टेक्निक भी आप देख चुके हैं कि वो वीक लर्नर को स्ट्रॉन्ग लर्नर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, XGBoost क्या टेक्निक है, वो वीक लर्नर को स्ट्रॉन्ग लर्नर में कन्वर्ट करता है। ये पॉइंट आपको याद रखना, वो जैसे भी याद रखें, जैसे मैंने एग्जांपल दी, इंसान गलतियां करता है तो इंस्ट्रक्टर जो होता है, आपके जो पेरेंट्स होते हैं, जो अच्छे काम कर रहे हैं उनके ऊपर ज्यादा जोर नहीं देते, जो आपने बुरे काम किए उनको सुधारने की यानी वो कोशिश करवाते हैं। तो इसी तरह XGBoost जो आपके पास एल्गोरिथम है, जो आप गलतियां करते हैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको थोड़ा फास्ट लेके चल रहा हूँ। हार्डवेयर हमारे पास अच्छे नहीं थे, अब हमारे पास बहुत अच्छे हार्डवेयर हैं, GPU है, TPU है, प्रोसेसिंग पावर बहुत फास्ट है, SSD, हार्ड डिस्क वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। हम क्लस्टर बना के यानी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम क्लाउड के ऊपर काम कर सकते हैं, क्लाउड हार्डवेयर मौजूद हैं। तो हमारे पास बहुत अब हैवी हार्डवेयर मौजूद हैं। हमारे पास एल्गोरिथम इतने अच्छे नहीं थे, जबकि LSTM वगैरह है, CNN वगैरह जो है, आप देखें LSTM जो है 1999 में लिख दिया गया है। इसी तरह 1997 में आपका CNN वगैरह, यानी ये चीजें CNN 1979 में लिखा गया है, LSTM 1997 में लिखा गया है। तो 2012 में इतनी हाइप क्यों थी, तो उसकी वजह ये बता रहा है, हार्डवेयर अच्छे आ गए, डेटा सेट नहीं थे हमारे पास, डेटा सेट बेंचमार्क का मतलब है वैलिड डेटा सेट है। ठीक है,
जिससे हम मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं। एल्गोरिथम हमारे पास इतने अच्छे नहीं थे, उनके अंदर एडवांसमेंट आई है। तो ये वही एग्जांपल दे रहा है कि हार्डवेयर 1990 से 8 या पीछे हम चले हैं तो इतने अच्छे नहीं थे। एनवीडिया एडीएम जीपीयू हमारे पास मौजूद है। कोडा जो हमने डिस्कस किया था, कोडा क्या है बच्चों? सर एल्गोरिथम बनाया था एनवीडिया वालों ने, वो नंबर्स को प्रोसेस करने के लिए, नंबर्स पे ऑपरेशन करने के लिए। ठीक है, तो कोडा को इस्तेमाल करते हुए आप जीपीयू के साथ अपने कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, सीधा टीपीओ को कर सकते हैं। अच्छी ये रिसर्च पेपर है, इनको ना आप, मैंने फिर कहा है, जो भी रिसर्च पेपर मिले आपने कुछ नहीं करना, ये रिसर्च पेपर का टाइटल होता है, इसको उठाएं, कॉपी करें, गूगल स्कॉलर पे जाएं या फिर साइंस हब के ऊपर जाएं। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा था साइंस हब, नहीं आ रहा है यार, यहाँ पे आप पेस्ट कर दें। ठीक है, मिल गया पेपर फ्री में, कुछ नहीं पढ़ना, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना है और सबसे एंड में आए, यहाँ पे क्या लिखा होता है, कंक्लूजन, ये 2 पढ़ लिएगा। ये आदत बनाएं, आपको किताब जब भी पढ़नी हो ये आपकी आदत होना चाहिए। जो भी रिसर्च पेपर आए लाजमी ये 2 चीजें छोटी सी होती है, पढ़ लिया करें, कुछ नहीं जाता। तो जीपीओ टीपीओ मौजूद है उस वक्त, यानी आपके यानी जो $1000 कॉस्ट के ऊपर आता था, आप टीपीओ वगैरह उसकी इतनी यानी क्या चीज, सॉरी साइंस हब, ये फ्री में चोरी करने के लिए, वैसे तो एथिकली गलत है लेकिन एक सर्विस है भाई, इस्तेमाल करो। कौन इतने पैसे देके एक रिसर्च पेपर खरीदेगा, वैसे हम पढ़ने के चोर हैं। ओके, तो हमारे पास जीपीओ मौजूद है, टीपीओ मौजूद है, डीपीओ मौजूद है, ये सारे के सारे हार्डवेयर हमारे पास मौजूद है। हमारे पास डेटा इतना अच्छा नहीं था, हमारे पास डेटा की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है और वाकई ऑथेंटिक है। कैगल बहुत सारे कॉम्पिटिशन करवाता है और कैगल से आप बहुत सारे डेटा उठा सकते हैं। एल्गोरिथम के अंदर इंप्रूवमेंट हुई है, आपके पास देखें एल्गोरिथम में क्या क्या इंप्रूवमेंट हुई है। एक्टिवेशन फंक्शन, हमारे पास वनिशिंग ग्रेडियंट की एक प्रॉब्लम आती थी कि लोकल मिनिमा में आपका एल्गोरिथम फंस जाता था आपके सिग्मॉइड फंक्शन की वजह से। तो यहाँ पे एक्टिवेशन वैल्यू की वजह से वो आपका ग्रेडियंट वैनिश के यानी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आती, उससे हम थोड़ा सा बच जाते हैं, बचने की कोशिश की जाती है। वेट इनिशियलाइजेशन, शुरू में जो वेट्स इनिशियलाइज होते हैं शुरू में आपके W1 W2, या मैं इसको एग्जाम्पल देता हूँ L1 L2, ठीक है, वेट्स रेगुलराइजेशन टेक्निक्स हैं वो मुतारिफ करवाई गई हैं। ऑप्टिमाइजेशन स्कीम, RMS प्रॉप, ठीक है, इसके अलावा एडम और बहुत सारे आपके पास टेक्निक्स हैं ऑप्टिमाइजेशन की। तो इनके अंदर इंप्रूवमेंट हुई है जिसकी वजह से आपके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। तो हमें पता चल गया कि भाई डेटा अच्छा नहीं था, हार्डवेयर अच्छा नहीं था, और क्या थे हमारे पास डेटा, हार्डवेयर और तीसरी चीज क्या थी, एल्गोरिथम। इन तीनों के अंदर इंप्रूवमेंट हुई है जिसकी वजह से हमें रिजल्ट बहुत अच्छे मिल रहे हैं। इन्वेस्टमेंट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि भाई इन्वेस्टमेंट होगी तो लोग काम करेंगे ना, रिसर्चर काम करेंगे। तो इस वक्त दुनिया की तमाम कंट्रीज ने एआई के अंदर बहुत बड़ी अमाउंट्स इन्वेस्ट किए और क्योंकि इससे बहुत रेवेन्यू जनरेट होने वाला है तो सबके सब इसके अंदर क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं भाई कौन कौन कितना कितना इन्वेस्ट कर रहा है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आखिरी चीज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ डीप लर्निंग। डेमोक्रेटाइजेशन क्या है कि यार इसका जो कोड है ना बहुत ही आसान है, ठीक है, मैनिपुलेटिंग करना, आपकी जो लेयर्स है वो लीगो ब्लिक्स जो आपके खिलौने होते हैं जिसके अंदर आप एक के अंदर एक उसको क्लिप करके उससे घर बना रहे होते हैं, वो हमारे लीगो ब्रिक्स कहलाते हैं। तो कोडा, इसके ऊपर बहुत फास्ट हम डेटा यानी जनरेट कर सकते हैं, थियानो, पाइटोर्च वगैरह सारी चीजें मैं कोडा के ऊपर चला सकता हूँ। और इसके अलावा टेंसर मैनिपुलेशन जो है वो बहुत फास्ट परफॉर्म हो जाती है। कैरिस ऐसी लाइब्रेरी है बैकएंड के ऊपर कुछ भी हो, आप लास्ट टाइम ने डिस्कस किया था ना, तो कैरिस बैकएंड के ऊपर तमाम चीजों को सपोर्ट कर भी थी, लेकिन अब ये कि ऑफिशियली अब ये पार्ट बन गई है किसका, टेंसरफ्लो का। तो कैरिस के बारे में बता रहा है। आगे हम चलते हैं। अच्छा, डेमोक्रेटाइजेशन क्या है, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 चीजें क्या है, सिंप्लिसिटी, डीप लर्निंग का कोड जो है ना बहुत आसान है, इसके अंदर आपको क्या नहीं करना पड़ता, इसके अंदर आपको अली आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अली वजाहत जी। नहीं, मेरा म्यूट हुआ हुआ है माइक। ओके, हैंड रेज हुआ होता है इसलिए मैंने बोला शायद। वो मैंने पहले किया था, शायद अनरेज करना भूल गया। ओह सॉरी यार, मैंने देखा नहीं। सिंपलिसिटी,
सिंप्लिसिटी जो है वो बहुत ही इसकी आसान है। डीप लर्निंग आप सिर्फ इनपुट लेयर बताएं, आउटपुट लेयर बताएं, सिंपल काम। तो सिंप्लिसिटी डीप न्यूरल नेटवर्क बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। स्केलेबिलिटी सेम कोड आप टीपीओ, जीपीओ, डीपीओ सबके ऊपर चला सकते हैं, कोड सेम रहेगा। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है, वर्सेटिलिटी आपकी क्या है, रीयूजेबिलिटी। आपने एक मॉडल ट्रेन किया हुआ है ना, उसी मॉडल को इस्तेमाल करके मैं नया डेटा उसमें से फीचर एक्सट्रैक्ट करता हूँ और एक नए मॉडल के लिए या एक नए काम के लिए उसको ट्रेन कर सकता हूँ। तो पहले से ट्रेन हुए हुए मॉडल्स को हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि VGG6 है, एक्सेप्शंस हैं और बहुत सारे हैं जो कि हम चैप्टर 5 के अंदर सीखेंगे। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा है कि ट्रांसफर लर्निंग हो गई ना। बिल्कुल, डेफिनेटली ये आपकी ट्रांसफर लर्निंग है। तो ये इसकी यानी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो चैप्टर 1 अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारी जो मेन पॉइंट्स हैं ना वो देख ली हैं। तो सर ये जो SVM में SVM और डिसीजन ट्रीज, ये सारी चीजें सर कैरस में आती है ना? नो, कैरिस जो है ओनली सपोर्ट करती है डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क को। ठीक है, यस सर, ओके। एस्केलर्न के जरिए आप यानी कर सकते हैं, साइकिट लर्न जिसे आप कहते हैं। ठीक है सर, मेरा टेंसरफ्लो से एक क्वेश्चन था। जी बिल्कुल सर, देखें हम टेंसरफ्लो में हमने एक मॉडल बना दिया, उसको ट्रेन भी कर दिया। हम सर उसको टेंसरफ्लो लाइट में अगर कन्वर्ट करके मोबाइल ऐप में यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा ही तो है। टेंसरफ्लो लाइट बनाया क्यों? इसलिए तो बनाया। सही सर मतलब कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा एक्यूरेसी पे या कोड वगैरह पे? कोई चेंजिंग वगैरह तो नहीं पड़ेगी ना? मॉडल ट्रेन हो गया, खत्म। सही सर, ठीक है। एक्यूरेसी वगैरह तो उससे पहले थी ना। मॉडल ट्रेन हो गया, खत्म, आपने फाइनल कर दिया। चले जी दोस्तों, तो हम आज क्लास को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि मेरी अभी एक मीटिंग है और मुझे कम से कम पौने घंटे का सफर ट्रैवल करके जाना है, 2 बजे तक पहुंचना है। तो अच्छा सर, एक क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका, 2 मिनट बस, तो आप गाइड कर दे हमें। अच्छा सर, वो क्वेश्चन ये है कि ना पिछले लेक्चर में आपने हमें बताया था कि जो इमेज क्लासिफिकेशन का यानी कैट और डॉग्स का दिया था कुछ डाटा, ठीक है, तो मैंने उस पे काम किया है। यानी कि हमारे पास 2 कैटेगरी थी जिसमें कैट की इमेज थी और डॉग की। मैंने एक मॉडल लिया, उसको ट्रेन करवा दिया। अगर मैं उसको ना कैट या डॉग की इमेज देता हूँ ना, वो एक्यूरेट प्रेडिक्ट करता है। अगर मैं इमेज चेंज करता हूँ फिर भी वो बताता है कि ये कैट से है डॉग से है। फॉर एग्जांपल मैंने पैरेट की दे दी तो फिर भी वो बताता है कि ये कैट की है। तो इसको कैसे ओवरकम किया जाए? ठीक है, देखो असल में अभी आपने पता क्या किया है, आपने कैट एंड डॉग, आपके मॉडल 2 चीजों की जानता है, यस या नो। अब आप कैट या डॉग दे रहे हो ना, उसकी वो प्रोबेबिलिटी बता रहा है कि यार ये इतना परसेंट ना कैट से मिल रहा है, क्योंकि वो दूसरी चीजें तो सीखी नहीं है ना, उसके दिमाग में कैट और डॉग को ही जानता है। आपने पैरेट दिखा दिया, अब ये कंपैरिजन 2 चीजों से ही कर सकता है, ये कैट या डॉग है, ऐसे ही। जी ऐसे ही सर। तो आपको एक तीसरा डेटा लेना चाहिए था जिसके अंदर मुख्तलिफ जो टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी डाल दें। ठीक है, थर्ड ऑब्जेक्ट, उसको कुछ भी नाम दे दें, तो वो फिर उसको उनसे वो कंपेयर करेगा। ठीक हो गया सर, थैंक यू। चले, बेस्ट हो गया। तो हम इसको फिर यहीं पे इंशाल्लाह ताला एंड करते हैं। जी, कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? चलें, तो हम फिर क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। चैप्टर 1 को आप घोल से के पी लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एग्जाम यानी अच्छा करना है तो इस चैप्टर को कम से कम 2 दफा आप पढ़ लें तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा सर, थैंक यू सो मच। एक क्वेश्चन था मेरा, बट चूंकि आपको थोड़ा सा जाना है अर्जेंट, तो मैं इंशाल्लाह ताला आपसे फिर उसके बाद ये क्वेश्चन जो है वो चैनल पर पूछ लूंगा। जनरल क्वेश्चन था बेसिकली, बट इंशाल्लाह ताला वहां पे कवर कर दूंगा उसको सर। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ अली, अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो, या बल्कि हम एंड करेंगे, आप बताएं। सर एंड करते हैं इंशाल्लाह ताला, फिर आपसे अगली दफा इंशाल्लाह जब चैट होगी तो फिर उसमें पूछ लेंगे, कोई परेशानी नहीं। चलें, बेस्ट हो गया। तो हम इसको फिर क्लास में एंड करते हैं इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। थैंक यू सर।